हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और ये वीडियो आपके लिए कुछ उसी जड़ी बूटी की तरह है कि अगर आपने इसको अपने शरीर पे और अपनी आंखों में खास करके लगा लिया, अपने दिमाग में डाल लिया, तो आपको पूरे मार्क्स लाने से आपके फिजिकल एजुकेशन के पेपर में कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि हम आज सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई का 2025 का कंप्लीट पेपर, जहां पे हम सारे क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन ए से लेके सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और लास्ट में जो आपका सेक्शन ई है उसको भी पूरी तरीके से कवर करेंगे। और क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने उनका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ऐड किया है, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको आप अपनी अच्छी वोकैबुलरी से, अपने कॉन्सेप्ट से बड़ा अच्छा सुंदर सा आंसर लिख सकते हैं, जिसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके हर सेक्शन में कहीं ना कहीं है, सेक्शन ए तो कंप्लीटली उसी का है, यहाँ पे आपको डेफिनेट आंसर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम लोग ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको सिर्फ इनके क्वेश्चंस को और इनके आंसर को देख के आगे नहीं बढ़ेंगे। हम क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि इसके अलावा जो 3 गलत आंसर्स भी इसमें दिए हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, आपका जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा वाइड नहीं है कि क्वेश्चंस कहीं से भी बना दिए जाएं। आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर से ही बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और अगर हम इन गलत ऑप्शंस को भी देख के चलेंगे तो बड़े आराम से जो नेक्स्ट पेपर में अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए पूरी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो में सारे 5 सेक्शंस को क्लियर करेंगे। तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो विद आंसर्स तो आप हमारे ऐप से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का जो नीचे जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ, फ्री कोर्सेज में जाना, क्लास 12 मिलेगा, वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को खोलना, वहां पे पीडीएफ आपको अटैच्ड उसमें मिल जाएगी, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी फिर से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि मैं आपके लिए और ऐसा कंटेंट बनाता रहूं, क्योंकि मेहनत लगती है इसको बनाने में और आपके सब्सक्रिप्शन से मैं काफी ज्यादा मोटिवेट होता हूं। चलो फटाफट शुरू करते हैं सेक्शन ए से, और फिर धीरे धीरे सारे सेक्शंस को देखेंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ इमेजेस भी लगा ली हैं, ताकि जो ऑप्शंस में इमेजेस दिखाने लायक हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following is a post competition responsibility of the technical committee? अब देखो, टेक्निकल कमेटी जो आपके इवेंट्स को कराने में हेल्प करती है, जो टेक्निकल चीज़ों को देखती है, फिर वो ऑफिशियल्स हो गए, खाना पीना हो गया, लॉजिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, कंपटीशन हो गया, आफ्टर कंपटीशन हो गया, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि पोस्ट कंपटीशन रिस्पांसिबिलिटी कौन सी है। पोस्ट कंपटीशन ना कि कंपटीशन हो जाने के बाद। हम प्री कंपटीशन पढ़ते हैं, ड्यूरिंग कंपटीशन पढ़ते हैं और पोस्ट कंपटीशन पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं फटाफट। रिक्विजिशन टू परचेज इक्विपमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी, अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड। अब देखो, यहाँ पे एक एक ऑप्शन को ब्रेक डाउन करते हैं। रिक्विजिशन टू परचेज इक्विपमेंट, रिक्विजिशन टू परचेज इक्विपमेंट का मतलब हो गया कि आप आवेदन दे रहे हो किसी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए। यार ये तो प्री कंपटीशन का काम हो गया ना, आप इक्विपमेंट तो कंपटीशन के पहले खरीदोगे, कंपटीशन के बाद तो खरीदोगे नहीं, तो ये कट गया। अरेंजमेंट्स ऑफ इक्विपमेंट एंड स्टेशनरी, ये भी प्री कंपटीशन का ही काम हो गया कि आप अपने इक्विपमेंट्स और स्टेशनरी को पहले करोगे, या फिर चलो आप ड्यूरिंग भी कर सकते हो कि किसी जरूरत के हिसाब से आपने अरेंज कर दिया, तो ये भी नहीं होगा। अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, ये भी प्री हो गया, ये भी तो आप पहले से करके रखोगे, कंपटीशन के बाद थोड़ा ना करोगे, कोई सेंस नहीं बनता। डी ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड, तो बिल्कुल जब आपके कंपटीशन हो गए हैं, आपके सारे प्लेयर्स जो हैं वो वापस जा चुके हैं, अब आपको अपने वापस फील्ड को संभालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई इसके बाद और भी तो कॉम्पिटिशन्स होंगे कभी ना कभी, तो आप उसको मेंटेन रखोगे, इसीलिए मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड आपका टेक्निकल कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सारे ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करके चलते हैं, तो आपको बड़े अच्छे से आपका आराम से 45 to 55% सिलेबस तो इसी वीडियो से कवर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स। अब आपको पता है कॉम्पिटिशन्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्राम्यूरल और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। इंट्राम्यूरल्स क्या होते हैं? आपके कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो कि 4 दीवारों के अंदर हो रहे हैं, विद इन द वॉल्स हो रहे हैं, जैसे कि आपके स्कूल में इंटर क्लास होता होगा, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होता होगा, स्पोर्ट्स डे आपके स्कूल में होते होंगे, जहां पे आपके सिर्फ स्कूल के अंदर के जो बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या है, ये इंट्राम्यूरल है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्पिटिशन आपके 4 दीवारों के अंदर हो रहे हैं। एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, जो आपके 4 दीवारों के बाहर होते हैं, जैसे कि इंटर स्कूल हो गया, स्टेट लेवल टूर्नामेंट हो गया जहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की टीम्स आती हैं, नेशनल लेवल हो गया जहां पे अलग अलग स्टेट लेवल की टीम्स आती हैं। तो ये आपके एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहां पे आप अपनी 4 दीवारी के बाहर जाके पार्टिसिपेट करना शुरू करते हो। अब यहां से आपसे पूछा है कि इंट्राम्यूरल को ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो देखो, कभी भी इंटरनल को ऑब्जेक्टिव पूछे, अगर आपको ऑप्शन में कभी भी मास पार्टिसिपेशन दिखे तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मास पार्टिसिपेशन मतलब कि इंटरनल्स में कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से देख लेते हैं। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट हाईएस्ट लेवल ऑफ टूर्नामेंट,
तो देखो ये तो नहीं होगा। क्यों? टू अचीव हाई परफॉर्मेंस एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द टूर्नामेंट। हम यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, कभी भी इंट्राम्यूरल्स में हाई परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती है, कोशिश की जाती है पार्टिसिपेशन पे और टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, ना कि इस चीज पे फोकस होता है कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाओ। तो ये नहीं होगा। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ इंटीग्रेशन विद अदर इंस्टीट्यूशंस, सीधे सीधे गलत हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अदर इंस्टीट्यूशंस लिखा है, ये कहाँ चला जाएगा? एक्स्ट्राम्यूरल में, क्योंकि हम दूसरे इंस्टीट्यूशन से खेल रहे हैं, इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स हो गए, तो ये कट गया। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चूजिंग अ कैरियर इन स्पोर्ट्स, ठीक है, इसको हम मान सकते हैं क्योंकि आपने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन अगर किया है तो ठीक है। बट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन। तो ये देखो सी और डी में डी वाला ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मास पार्टिसिपेशन के बाद अगर आप सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो वो यही होता है कि अपनी हेल्थ और रिक्रिएशन के लिए इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो कराए जाते हैं, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चूजिंग अ कैरियर इन स्पोर्ट्स, इतना ज्यादा ये इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट से रिलेट नहीं होगा, हर लेवल पर नहीं हो सकता, क्योंकि आपने स्कूल में क्लास फर्स्ट या क्लास सेकंड के बच्चों को कोई कंपटीशन कराया तो आप उनकी हेल्थ और रिक्रिएशन के लिए करा सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए करा सकते हो, पर आप वहां पे उनके स्पोर्ट्स के कैरियर की टेंशन इतनी नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो बेस्ट आंसर जो इसमें है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी इज नॉट रिलेटेड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज। लोअर एक्सट्रीमिटीज से कौन सी रिलेटेड नहीं है? तो नॉक नी बिल्कुल रिलेटेड है, ब्रो लेग है, फ्लैट फुट है। स्कोलियोसिस जो होती है ये हमारी रिलेटेड नहीं होती। स्कोलियोसिस किससे रिलेटेड होती है? हमारे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम होती है उससे रिलेटेड होती है, जहां पे दो टाइप के हम इसको देखते हैं, सी स्कोलियोसिस या फिर एस स्कोलियोसिस, ठीक है। जब हमारी बोन, जब हम पीछे से देखेंगे तो अगर उसमें एक ऐसा साइडवर्ड कर्वेचर आया है तो ये सी हो जाता है, और अगर दो ऐसे कर्वेचर आ जाते हैं हमारी बैकबोन में तो हम इसको एस स्कोलियोसिस बोलते हैं। यानी कि स्कोलियोसिस बेसिकली क्या है? जब हमारी बोन जो पीछे से सीधी दिखती है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे से जब देखोगे तो सीधा दिखता है, साइड से देखोगे तो हल्का सा यहाँ पे शेप देखने को मिलता है, तो ये जो पीछे से जब आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का ये इसके में कर्वेचर आ जाता है, तो वो स्कोलियोसिस कहलाता है। जो हमने डिटेल वाली वीडियोस जो पढ़ी है उसका भी मैं नीचे लिंक जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हर चैप्टर को, हर टॉपिक को जो हमने डिटेल में पढ़ा है ना, उन वीडियोस को भी जाके देख लो फटाफट, ताकि ये सारे टॉपिक्स आपके और अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉकनी आपका लोअर एक्सट्रीमिटी हो गया। नॉकनी की हमने क्या बात करी थी? जब हमारे घुटने आपस में ऐसे टकराते हैं, ठीक है। किसी का घुटना है, ठीक है, इस तरीके से घुटना है उसका, ठीक है, एक घुटना यहाँ और एक यहाँ, जब वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो आपस में टकराने लगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको नॉकनी बोलते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम था वो क्या था? अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जेनु वेलगम। मैंने इसमें आपको ट्रिक बताई थी कि जेनु वेलगम कैसे याद करना है। इसमें देखो गम लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो नीज क्या हो रही है? चिपक रही है। तो गम क्या करता है? चिपकाने में हेल्प करता है। तो जेनु वेलगम के गम से याद रखना कि नॉकनी को ही जेनु वेलगम बोलते हैं, ठीक है। इसके अपोजिट में क्या था? बोलेक्स था, जब हमारे लेग्स में बो का शेप बन जाता है, जब ऐसे हमारे लेग्स जो होते हैं ऐसे दूर दूर भागने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग को ऐसा होता है, इतना ज्यादा गैप हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? जेनु वेरम, ठीक है। अब इसको भी याद करने का टेक्निक है RUM, समझ गया क्या है? उससे दूर भागना चाहिए, बहुत ज्यादा उसको अपने लाइफ में पास नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखो नीज दूर दूर भाग रही हैं तो वेरम, और यहाँ पे क्योंकि चिपक रही हैं तो वेलगम, ठीक है। और फ्लैट फुट क्या होता है? इसको हम पेस प्लिनस बोलते हैं। और इसमें हमारा जो पैर होता है, आप अपना नॉर्मली टो देखोगे तो उसमें कैसा आर्क रहता है, लेकिन फ्लैट फुट में क्या होता है? हमारा पैर ऐसे एकदम सीधा हो जाता है और यहाँ पे हमारे टोज और बाकी फिंगर्स ऐसे आ जाते हैं ना, ये एकदम ऐसे सपाट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लैट फुट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे, एक ही क्वेश्चन से हमने चारों चीजें क्लियर कर ली। चलो, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, बाइसिकलिंग एंड जंपिंग आर रिलेटेड टू विच एक्टिविटीज। अब आप समझ पा रहे होगे, रनिंग की बात हो रही है, साइकिल चलाने की बात हो रही है, तो ये किससे रिलेट होंगे? ये दो किससे हो जाएंगे? ब्रिस्क वॉकिंग की हल्की सी स्पीड में वॉकिंग करते रहना कंटिन्यू, तो क्या ये स्पीड एक्टिविटीज से होंगे? ठीक है। स्ट्रेंथ एक्टिविटीज से, एंड्योरेंस एक्टिविटीज से, या कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज से? तो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आंसर आपका दिया हुआ था पेपर में वो दिया था सी, यानी कि एंड्योरेंस एक्टिविटीज में काउंट हुआ था। बिल्कुल, रनिंग, बाइसिकलिंग, ब्रिस्क वॉकिंग हम कर सकते हैं, लेकिन देखो स्पीड एक्टिविटीज में भी काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे देखो जंपिंग की बात है तो जंपिंग आपका स्ट्रेंथ एक्टिविटीज में आ जाता है। जब हम जंप करते हैं तो हम उसको स्ट्रेंथ एक्टिविटीज की उसको नाम दे सकते हैं कि भाई हम जंप कर रहे हैं तो हम अपने लेग की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि एंड्योरेंस एक्टिविटीज इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिस्क वॉकिंग की भी बात है कि वॉकिंग भी हम लंबे टाइम तक करते हैं, रनिंग भी हम लंबे टाइम तक कर सकते हैं, साइकिलिंग भी हम लंबे टाइम तक करते हैं, तो एंड्योरेंस एक्टिविटीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्पीड एक्टिविटीज क्या हो गई? जहां पे हम बहुत किसी काम को बहुत तेजी से करते हैं, जैसे कि 100 मीटर की रनिंग हो गई, ठीक है। स्ट्रेंथ एक्टिविटीज में आप वेट लिफ्टिंग काउंट कर सकते हो, अगर वेट लिफ्टिंग ऑप्शन में होता तो हम कर देते। कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज में बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन की कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि हम बॉल को कैच करते हैं तो वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे एग्जांपल्स अगर आएंगे तो फिर आप स्पीड एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ या फिर कोऑर्डिनेटिव लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे एंड्योरेंस एक्टिविटीज इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो,
मैं देख लूँ विजिबल है, ठीक है। एज पर डिस्क्राइब सिलेबस सूर्य भेदन प्राणायाम इज रिकमेंडेड फॉर, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 5 है इसमें आपसे पूछा गया है जो सूर्य भेदन प्राणायाम है ये किस चीज के लिए आपको हेल्प करता है, तो ये आपका आस्थमा के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आप देखो ऐसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जो मैंने आपको डिटेल्ड वाली जो वीडियोस हमने लेक्चर्स कवर किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ योगा वाले यूनिट को देखो, क्योंकि योगा वाले यूनिट जो है थोड़ा सा वो टेक्निकल है, बच्चे उससे घबराते भी हैं, पर आपको देखना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ताकि आप उनको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। बाकी ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैक पेन, मैंने एक बढ़िया से टेबल भी आपको एक्स्ट्रा बना के दी है, उसमें वहां से भी आप जाके उनको देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर डिफॉर्मिटी के लिए या फिर डिसीज के लिए क्या क्या आसन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको उसी वीडियो से देखना पड़ेगा, इसमें बहुत ज्यादा नाम मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। फिर बात करते हैं आइडेंटिफाई द आसन, इस आसन को पहचानना है, तो ये है आपका धनुरासन, ठीक है। धनुष जैसा देखो यहाँ पे शेप बन रहा है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, ऐसी इमेजेस बन के आती है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये देखो धनुष जैसा शेप बन रहा है। चक्र आसन कैसा होता है, देखो मैंने इमेज बनाई है, ये है आपका चक्र आसन, ये जो फर्स्ट इमेज है, ठीक है, ये आपका चक्रासन है, सॉरी ये आपका ये चक्रासन नहीं है, ये आपका चक्रासन है, ठीक है। वन, ये आपका चक्रासन हो गया, ठीक है। ये आपका हलासन हो गया, हलासन आपका शायद 3rd नंबर पे दिया है, ये आपका हलासन है, और ये आपका उष्ट्रासन है ना, ये आपका उष्ट्रासन है, ठीक है। तो देखो ये भी अगर इमेजेस आपको बन के आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या क्या नाम होता है, ठीक है। इसको हम प्लो पोज भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, बाकी इसको इस यूनिट में भी हमने डिटेल में कवर किया है, तो आप उनको जाके जरूर देखना। प्लस इनके जो तरीके होते हैं या फिर इनके जो पर्टिकुलर जो स्टेप्स होते हैं इनको करने के, उस पर भी हमने डिटेल में और कुछ हमने ट्रिक्स की भी बात करी थी कैसे आप समझ सकते हो, तो उनको भी आप जरूर देखना। चलो 7 नंबर पे देखते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, कभी कभी कुछ लोगों को टेक्निकल भी लगता है, हम समझ लेंगे बड़े आराम से। देखो, द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी यानी कि आईपीसी हैज डेवलप्ड अ क्लासिफिकेशन प्रोसेस व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू स्पोर्टिंग एक्सीलेंस फॉर ऑल एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स इन द पैरालंपिक मूवमेंट, ठीक है, एंड प्रोवाइड इक्विटेबल कंपटीशन। तो क्या कह रहे हैं, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है उसने एक प्रोसेस बनाया है क्लासिफिकेशन का, जहां पे वो एक जो एथलीट्स आते हैं उनको सही तरीके से इक्वालिटी प्रोवाइड कर पाए ताकि चीटिंग ना हो, उसका एक प्रोसेस उन्होंने बनाया, ठीक है। रीजन कह रहे हैं द क्लासिफिकेशन प्रोसेस सर्व 2 रूल्स। अब ये जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर रहा है। पहला कि ये डिटरमाइन करता है कि कौन एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, और दूसरा ये ग्रुपिंग बनाता है कि किस एथलीट को किस दूसरे एथलीट के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए पैरालंपिक में, या फिर उनको क्या डिफॉर्मिटी है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो असर्शन और रीजन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जैसे ये असर्शन का लास्ट वर्ड है ना, इसके आगे लगा लो बिकॉज, ठीक है। अब रीजन पढ़ना शुरू करो, कैसे, एंड प्रोवाइड इक्विटेबल कंपटीशन बिकॉज द क्लासिफिकेशन प्रोसेस सर्व 2 रूल्स। अगर ये वाला स्टेटमेंट असर्शन को सपोर्ट कर रहा है बिकॉज के बाद, तब तो आप कहोगे कि हाँ ये रीजन असर्शन को सपोर्ट करता है। अभी एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो ए ही हो जाएगा, जिसका मतलब है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सच हैं, और जो आर है यानी कि जो रीजन है ये इसको एक्सप्लेन करता है। तो बिल्कुल करता है, कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रोसेस की बात करी थी और उसी क्लासिफिकेशन प्रोसेस को रीजन में पे सही तरीके से समझाया गया, ठीक है। और ऑप्शन देख लो, अगर आप पहली बार ऐसे ऑप्शन क्वेश्चंस को देख रहे हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अब अगर यहाँ पे कोई अलग ही कहानी लिखी होती जिससे इस क्लासिफिकेशन प्रोसेस का कोई मतलब नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन हो जाता। फिर सी और डी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, असर्शन ट्रू है, आर गलत लिखा है, या फिर असर्शन फॉल्स है, आर ट्रू लिखा है। तो आपको इस तरह से देखना होगा, इसका जो आंसर है वो ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप इसको सॉल्व कर लो। चलो, डैश आर द कलर्स दैट रिप्रेजेंट द 4 रीजनल कॉन्फेडरेशन इन द डेफलिम्पिक लोगो। हमने अपने यूनिट्स में बड़े अच्छे से बात करी है। डेफलिम्पिक हो गया, आपका स्पेशल गेम्स हो गया, या फिर आपका पैरालंपिक्स हो गया। इन तीनों के जो लोगोज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन। कैसे दिखते हैं, इमेज देख लो फटाफट। ये आपका डेफलिम्पिक का है, ठीक है, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ठीक है, यही ऑप्शंस में था आपके, तो ये सही हो जाएगा। ये आपका स्पेशल ओलंपिक का है, इस लोगो को देख लो। जैसे ऊपर आसन वाला क्वेश्चन आया था, इसका भी आ सकता है, इमेज बन के आ जाएगी और आपसे पूछ लेगा कि ये किस गेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये आपका पैरालंपिक का है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लो ताकि अगर क्वेश्चन में आए तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। बाकी रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन बहुत सिंपल सा है। अब क्योंकि देखो इसका आया है तो इसका भी पूछा जा सकता है कि पैरालंपिक में कौन कौन से कलर्स होते हैं लोगों में, तो इनके ये आपको मेरे ख्याल से अब आप इसको कर लोगे, ठीक है। 9th की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ लीवर हैज द लो रेजिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द फोर्स। अब जो टाइप्स ऑफ लीवर होते हैं इसकी मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है और बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा था अपने फ्री लेक्चर्स में। आप सिर्फ एक टर्म याद करो, फ्ली, FLE, ठीक है। ये क्या है, ये है टाइप 1 लीवर के लिए, ये है टाइप 2 लीवर के लिए, और ये है टाइप 3 लीवर के लिए, ठीक है। फ्ली यानी कि FLE, F से फल्क्रम, L से लोड और E से
आपका एफर्ट। ये है आपके सेंटर पोजीशंस। अब इनके लेफ्ट राइट में क्या क्या बचा, एक तरफ लोड डाल दो, एक तरफ एफर्ट डाल दो। यहाँ बीच में लोड है तो एक तरफ फलक्रम डाल दो, एक तरफ एफर्ट डाल दो। यहाँ बीच में एफर्ट है तो एक तरफ फलक्रम डाल दो और एक तरफ लोड डाल दो। ये आपके टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 लीवर्स बन गए। कैसे, सिर्फ एक सिंपल सा टर्म याद करो, फ्ली, FLE, ये तीनों ही मिडिल में रहेंगे। ये टाइप 1 के मिडिल में, ये टाइप 2 के मिडिल में, ये टाइप 3 के मिडिल में। अब क्वेश्चन को पढ़ो, व्हाट टाइप ऑफ लीवर हैज अ लोड रेजिस्टेंस बिटवीन, लोड किसके बीच में रहता है, एंड द फलक्रम एंड द फोर्स साइड में होता है। फोर्स को एफर्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे एफर्ट लिखा है। तो लोड रेजिस्टेंस देखो कहाँ है, इसमें है, इसमें है, ये आपका बीच में है। तो टाइप 2 लीवर आपका सेकंड आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है तो सेकंड क्लास लीवर आपका यही वाला होगा। एक तरफ आपका फलक्रम है और एक तरफ आपकी फोर्स या फिर जिसको आप एफर्ट यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी हो जाएगा। टाइप 1 पूछता तो पूछ लेता कि फलक्रम किसके बीच में होता है, तो टाइप 1 में होता है। एफर्ट कहाँ बीच में होता है, तो थर्ड क्लास लीवर में होता है। बाकी इसको अगर और डिटेल में समझना है तो वीडियोस में जाओ नीचे, वहां से आप इसको पढ़ पाओगे। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अलग अलग विटामिन के नाम होते हैं। विटामिन ए आपका हो जाएगा रेटिनॉल, फटाफट इसको रिवाइज कर लो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको अभी इमेज में भी दिखा देता हूं, मैंने इमेज भी खोल के रखी है। विटामिन बी के आपके बहुत सारे होते हैं, है ना, विटामिन B1, B2, B3। इसकी हमने एक ट्रिक बताई थी, द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, है ना। आप देखो कैसे हमने इसको क्लासेस में पढ़ा था अपनी, ये भी आपको लेक्चर फ्री में सब मिल जाएंगे। ये देखो, द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, ये तो याद हो जाएगी ट्रिक। अब B1 के टी से, द के टी से क्या है, थाइमिन है। रोहित के आर से क्या है, राइबोफ्लेविन है। B3 में एन आ रहा था, द रोहित एन, तो एन से नाइसिन है। फिर B4 नहीं होता, B5 होता है, इसको ध्यान रखना बस। पंत के पी से पैंथोनिक एसिड होगा, और इसी तरीके से पैराडॉक्सिन, बायोटीन, फॉलिक एसिड, कोवलमीन, और लास्ट में अच्छा तो B12 में कोवलमीन पे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस ट्रिक को याद कर लोगे, द रोहित एंड पंत प्लेड बेस्ट फास्ट क्रिकेट, तो आप इनके नाम को याद कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाएगा विटामिन डी, ठीक है, डी आपका आ जाएगा। फिर आपका विटामिन ई आ जाएगा। हमने सी नहीं देखा आई थिंक, अच्छा सी तो यही होगी ना। और फिर आपका विटामिन के आ जाएगा, ठीक है। विटामिन के आपका फाइलोकिनिन हो जाएगा, विटामिन ई आपका टोकोफेरल हो जाएगा, और विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। ये भी ऊपर और डिटेल में सारे टॉपिक सब अवेलेबल हैं आपके लिए। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के बारे में, विटामिन ई के बारे में, और इनकी भी टेबल बना के रखी होगी। ये देखो, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनिन, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि विटामिन सी का पूछा है तो किसी का भी आपसे नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स दैट हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल्स इन देम, ठीक है। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। अब देखो यहाँ पे बिकॉज लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रीजन सपोर्ट कर रहा है। तो हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल्स इन देम बिकॉज नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो मेरे ख्याल से ये इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अगर सपोर्टिंग की बात होती, या तो यहाँ पे नीचे फाइटोकेमिकल्स को डिफाइन कर रहा होता, या फिर मोर कलरफुल वेजिटेबल्स को डिफाइन कर रहा होता, या फिर कैंसर को डिफाइन कर रहा होता। लेकिन यहाँ पे देखो, इन बात जो भी टर्म्स ऊपर दिए हुए हैं, जो मेजर टर्म्स दिए हुए हैं, उनसे कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये बात देखो, ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, पार्ट तो होते हैं, लेकिन क्या ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों बातें सच हैं अपनी जगह पे, लेकिन आर जो है वो ए को डिफाइन यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना जो आंसर है वो अपना सेकंड वाला लगा देंगे, ठीक है। चलो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। इन विच टेस्ट स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्कोर। अब देखो कौन सा वो टेस्ट होता है जहां पे नियरेस्ट सेंटीमीटर में आपका जो स्कोर होता है वो काउंट किया जाता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। अब इनको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी थोड़ा सा हम इसको यूज कर सकते थे। पार्शियल कलअप क्या होता है, जो हम एब्डोमेन्स की एक्सरसाइज करते हैं ना, जिनको आप लोग जनरली सिटअप्स बोलते होगे, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें तो काउंटिंग होती है, 1 2 3 4, 2 सेंटीमीटर का कोई मतलब नहीं है, तो उसको काटो। बैक स्क्रैच टेस्ट और चेयर, ये जो आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट होता है, ये आपका रिकली एंड जोन्स के पार्ट है, ठीक है। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला जो यूनिट है उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, रिकली एंड जोन्स के पार्ट है आपके। और इसमें क्या होता है, इसमें जितना भी सेंटीमीटर होता है उसको काउंट कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 1.3 है,
1.4 है, सीधे सीधे उसको कर लेते हैं, कोई क्लोजेस्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर हम इसको लेके नहीं जाते, जितना भी होता है, जितना भी पॉइंट में आता है, 2 आ गया, 2 आ गया, तो इसको हम सीधे सीधे काउंट कर लेते हैं, और उसमें हम जनरली क्या देखते हैं कि हम कितना दूर है और कितना पास है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो सिट एंड रीस्टेट्स हो जाएगा, वहां पे नियरेस्ट सेंटीमीटर को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे इन दोनों में जो डेफिनेट आता है उसी को सीधे सीधे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है, कोई नियरेस्ट सेंटीमीटर ले जाने की जरूरत नहीं होती। चलो ये देखते हैं, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फ्रैक्चर की बात हो रही है, कौन से फ्रैक्चर है और उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आई थिंक एक गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ पे मैं ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। चलो अभी ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो इसमें सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो इजी वाले हैं उनको मिला दो, ठीक है। उनको मिलाने के बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लो नीचे ऑप्शंस में, और फिर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। कैसे? इसमें अगर मुझसे पूछोगे तो चारों में सबसे इजी कौन सा होता है? ऑब्लिक होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्लिक वाला जो आपका फ्रैक्चर होता है उसमें बोन क्या होती है, उसमें बोन में ऐसे डायगोनल कट आता है, ये बड़े अच्छे से याद हो जाता है, क्योंकि ऑब्लिक का मतलब काइंड ऑफ डायगोनल हम समझते हैं। तो इसमें देखो बोन ब्रेक्स डायगोनली, तो बी का हो गया 1, है ना। तो बी का 1 देख लो कहाँ है, इसमें बी का 2 है, ये कटा, बी का 3 कटा, बी का 4 कटा। देखो सीधे सीधे आपका ऑप्शन जो है वो बी वाला आ गया। क्यों? क्योंकि आपको एक ही अच्छे से पता है। फिर भी चेक करने के लिए, फिर देखो ग्रीन स्टिक आपको पता होगा, ये बच्चों को बहुत होता है जहां पे बोन वीक होती है, तो सॉफ्ट बोन इन विच बोन बेंड्स, तो सी का 4 चेक कर लो, सी का 4 है, बिल्कुल सी का 4 है। ए का 3 ट्रांसफर स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, बिल्कुल ठीक है। कॉमेंटेड का बोन क्रश हो जाती है, बिल्कुल। तो डी का 2 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हो, इमेज भी मैंने आपको लगाई है, ये देखो बोन्स है। ये देखो ओब्लिक वाला हो गया, जहां पे डायगोनल ऐसे लगा है, ठीक है। ये देखो ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, दोनों ओब्लिक एक जैसे ही हैं। फिर ग्रीन स्टिक है, ये बच्चों को जनरली होता है जहां पे बोन हल्की सी देखो बेंड हो जाती है और क्रैक हल्का सा साइड में आ जाता है, क्योंकि बोन्स वीक होती हैं। कॉम्बिनेटेड हो गया, देखो चूर चूर हो गए यहाँ पे बोन्स। और एक और कौन सी थी, आई थिंक ट्रांसफर्स थी ना। ट्रांसफर्स में क्या था, स्ट्रेट ब्रेक। यहाँ पे सबसे बेसिक सा होता है, जहाँ पे देखो स्ट्रेट ब्रेक यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। बाकी जितने भी और भी आपके क्लासिफिकेशन है वो हमने अच्छे से फ्रैक्चर्स वाले पार्ट में पढ़ा, आप देख लेना उसमें। द गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इट इज स्ट्रक बाय अ गोल्फ क्लब। ये बड़ा सिंपल सा है, लॉ ऑफ इनर्शिया का हमने बात करी थी। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रहता है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको मूव नहीं कराती। तो गोल्फ बॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, हॉकी बॉल है, कोई भी है, वो अपनी जगह पे रहेगी जब तक कि उसको मूव नहीं कराया जाएगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया का ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी होता है, ठीक है। लॉ ऑफ रिएक्शन आपका थर्ड हो जाएगा, और लॉ ऑफ एक्सेलरेशन आपका सेकंड लॉ हो जाएगा। और इसको हमने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से बड़ी अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। ये आपका थर्ड है और ये आपका सेकंड। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन में क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए हो जाता है, कि आप किसी चीज को जितना तेज मारोगे वो उतना तेज मूव करेगी, ठीक है। या जितने फोर्स से मारोगे उतना तेज मूव करेगी, और जितना कम मास होगा वो उतना ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हो गया, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो उसकी बात यहाँ पे होती है। बाकी एग्जाम्पल्स जो है वो हमने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल्स चलो मैं आपको एक दो बता देता हूँ यहाँ पे। लॉ ऑफ रिएक्शन में बड़ा बेसिक सा है, स्विमिंग, है ना। हम पानी को पीछे फेंकते हैं, पानी हमें आगे फेंकता है। जब हम रनिंग करते हैं तो हम अपने पैरों से, शूज से जो जमीन होती है उसको नीचे पुश करते हैं, और वो जमीन हमें ऊपर की तरफ पुश करती है ना। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। इनर्शिया के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता ही दिए। एक्सेलरेशन में बहुत सारे हो सकते हैं भाई, लॉन टेनिस का ले लो, कि भाई जितना स्ट्रॉन्ग एथलीट है वो उतना अच्छे से बॉल को मार रहा है। या आप किसी थ्रोइंग इवेंट का ले लो, जैवलिन का ले लो, कि भाई जो जितना स्ट्रॉन्ग है उतना तेज फेंक रहा है। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसका देख लेते हैं फटाफट। इसमें आई थिंक ऑप्शन गड़बड़ था। ये आपके बिग 5 थ्योरी के ट्रेड्स हैं जो हमने पढ़ा था, जिसको हम ओशन थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमने साइकोलॉजी वाले पार्ट में अच्छे से पढ़ा था, जिसको हम ओशन थ्योरी भी बोलते हैं, फिर ट्रेड्स ऑफ बिग 5 या फिर बिग 5 थ्योरी भी इसको बोला जाता है। अब इसमें आपको मैच करना है, तो देखो इसमें सबसे इजी एक्सट्रोवर्जन, या फिर जिसको हम एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं। याद होगा आपको, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट हमने दो पढ़े थे, और एक मैंने आपको एम्बीवर्ट भी एक्स्ट्रा बताया था, वो आप देख लेना। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, जो लोग बहुत ही आउटगोइंग होते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, घुलना मिलना पसंद करते हैं। तो बी का देखो क्या हो गया, फ्रेंडली, क्रिएटिव, एक्टिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड सोशल। तो बी का हो गया 1, है ना। यहाँ पे देखो ऑप्शन गड़बड़ था, मैं यहाँ पे ऑप्शन अपने ठीक कर देता हूँ। ये है आपका ए का है 3, ठीक है। और बी वाला जो है, कैसे छुपेगा ये, बी वाला जो है ये है 1, ठीक है।
अब हम अगर एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करते हैं तो देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्या होगा, हमने देख लिया कि बी का 1 है और हम श्योर है, तो बी का 2 यहाँ पे दिया, ये काटो, बी का 1 यहाँ पे, इसको भी हम देखेंगे, बी का 2 यहाँ दिया, इसको काटो, और बी का 1 यहाँ दिया, इसको भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे इसमें ईजी लगता है वो है न्यूरोटिज्म, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ओशन में आपका ये ओ, सी, ई और ए ये पॉजिटिव बातें करते हैं, न्यूरोटिज्म थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हमारे बात करता है ना, ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो न्यूरोटिज्म का देखो क्या है, इनसिक्योर, नर्वस एंड एंशियस, तो सी का हो गया 2। अब सी का 2 देखो कहां पे दिया है, इसमें दिया है और इसमें नहीं दिया, तो ये कट गया, सीधे सीधे बी वाला जो है वो आपका आंसर ठीक हो गया। चेक करने के लिए ए का 3 है तो ओपननेस का 3 दिया हुआ है, तो बिल्कुल ओपननेस का मतलब वो होता है जो बहुत खुले विचार से चीजें सोच पाता है, तो क्रिएटिव है, फोकस्ड ऑन टैकलिंग न्यू चैलेंजेस एंड क्यूरियस होता है, जानने की इच्छा होती है, और बिल्कुल एग्रीएबलनेस, आपके फ्रेंडली लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। तो देखो 4 तो हो गया, एक आपका कौन सा बचा इसमें, सी बचा। अब इस सी के बारे में आपको नीचे कमेंट में लिखना है, और इससे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये है कि सी क्या जो वर्ड होता है, जो टर्म होता है, उसकी स्पेलिंग आपको ठीक लिखनी है ना, तो आप वो स्पेलिंग लिखो कि ये सी का मतलब क्या है और उसका मतलब लिखो, ये आप लोग का एक छोटा सा होमवर्क है कमेंट सेक्शन के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। The concept of dash generally refers to person's evaluation of or attitude towards him or herself। अब इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है, जब हम खुद को इवेल्युएट करते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं, हम किसी चीज को करने के लिए कितने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, तो इसको हम किस में काउंट करते हैं, हम इसको सेल्फ एस्टीम में काउंट करते हैं, ठीक है। मेंटल इमेजरी क्या होता है, ये एक तरीका होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप किसी इवेंट में जाने वाले हो, किसी कॉम्पिटिशन के लिए जाने वाले हो, या फिर किसी एग्जाम के लिए जाने वाले हो, तो आप रात में बैठ के इमेजिन करते हो कि यार चलो मानो कि आप बॉलर हो, आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तो आप इमेजिन करोगे कि कल मैं पहली बॉल आउटस्विंग डालूंगा, आप इमेजिन करते हो खुद को बॉल करते हुए, फिर सोचोगे दूसरी बॉल भी मैं आउटस्विंग डालूंगा, तीसरी इनस्विंग डाल के उसको बोल्ड कर दूंगा। तो ये क्या है, ये मेंटल इमेजरी एक टेक्निक होती है जहां पे आप अपने फ्यूचर के बारे में या फिर अपनी प्लानिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हो, ठीक है। सेल्फ टॉक क्या है, आपने देखा होगा एथलीट्स खुद से बात करते हैं, मैं कर सकता हूँ, कम ऑन, मैं ये कर दूंगा, मैंने बहुत मेहनत करी, तो ये सेल्फ टॉक है। और गोल सेटिंग क्या है, जब हम अपने एम्स डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में या फिर कैरियर में हमें क्या अचीव करना है, तो वो गोल सेटिंग आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स भी आई होप आपको क्लियर हो जाएंगे, और इसका जो आंसर है वो है सेल्फ एस्टीम। 17 की बात करते हैं, द स्वीडिश वर्ड स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं फार्टलेक ट्रेनिंग, ठीक है। तो फार्टलेक ट्रेनिंग को जनरली हम स्पीड प्ले बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड से खिलवाड़ होता है। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाले यूनिट में हमने पढ़ा है अच्छे से, आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसका भी लिंक। फार्टलेक ट्रेनिंग क्या होता है, जब हम अलग अलग स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है। पहाड़ों पर चलेंगे तो धीमे हो जाएंगे, ढलान पे हैं तो तेज हो जाएंगे, पानी में है तो धीरे हो जाएंगे, रोड पे हैं तो तेज हो जाएंगे, ग्रास पे हैं तो तेज हो जाएंगे, तो अलग अलग डिसाइडेड नहीं होता कि क्या स्पीड रखनी है, लेकिन हम स्पीड अपनी मैनेज करके भागते रहते हैं। इंटरवल मेथड क्या होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट रेस्ट होता है, याद होगा मैंने आपको बताया था इंटरवल के आईएन और इनकम्प्लीट का आईएन से याद रख लेना कि इनकम्प्लीट रेस्ट होता है, हम इसमें एथलीट्स को कंप्लीट रेस्ट नहीं देते हैं और उनको भगाते रहते हैं। 400 मीटर दौड़ाया, अभी उनको रेस्ट नहीं दिया, उनकी हार्ट बीट अभी भी 120 130 के आसपास है, दोबारा बोला कि फिर से 400 मीटर भागो, तो कोई कंप्लीट रेस्ट उनको यहाँ पे नहीं मिलता। कंटिन्यूस मेथड में ये फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है, कि आप एक ही पेस पे भागते रहो, है ना, 30 मिनट तक 40 मिनट तक रनिंग करते रहो। और पेस मेथड ये आपका काइंड ऑफ कंटिन्यूस मेथड से हो जाता है, जहां पे हम पेस को डिसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा कि पेस आपकी कितनी रहनी चाहिए, फिर कितनी रहेगी, फिर कितनी रहेगी, तो इस तरीके से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है स्पीड प्ले किसको बोलते हैं, तो फार्टलेक ट्रेनिंग को बोलते हैं, और इसको किसने बनाया था, गोस्टा हॉमर ने इसको बनाया था, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको उसमें मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। अभी आप इसको रिवाइज कर लो तो ये हेल्पफुल होगा। फिर इन विच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज मूवमेंट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली, अब ये देखो बहुत अच्छा है, ये कॉन्ट्रैक्शन आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हमने इसको पढ़ा है, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक और आइसोमेट्रिक, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब होता है जहां पे मूवमेंट हम नहीं देखते हैं, ठीक है। आइसो का मतलब है सेम, और मेट्रिक हो गया आपका लेंथ, तो सेम लेंथ जब हमारी होती है तो हम उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैंक, आप लोग प्लैंक एक्सरसाइज करते होगे, आपकी बॉडी जो रहती है वो स्टिल रहती है, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ताकत लग रही है, लेकिन आपको किसी भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। वहीं पे आइसोटोनिक क्या होती है, यहाँ पे आपका मूवमेंट जो है वो आपको दिखता है। जो हम जनरली एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि हम बाइसेप्स कर्ल्स करते हैं, जिसमें अगर मैं ऐसे, मेरे हाथ में अगर डंबल है तो मैं डंबल को ऐसे ले जाऊंगा तो देखो मेरी मसल जो है वो छोटी हो रही है, फिर मैं डंबल को नीचे लेके जाऊंगा तो मेरी मसल क्या हो रही है, देखो लंबी हो रही है। तो यहाँ पे मेरी मसल जब शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो रही है तो उसको हम आइसोटोनिक में काउंट करते हैं। आइसोकाइनेटिक क्या होती है, ये फिक्स्ड रेंज ऑफ मोशन की मशीन्स होती हैं, जैसे कि आपके जिम में बटरफ्लाई मशीन होगी, लेग प्रेस मशीन्स होंगी, वो क्या करती हैं, वो एक ही मोशन पे काम करती हैं, वो एक ही मोशन से जाएंगी, एक ही मोशन से वापस आएंगी, फिर आप पुश करोगे तो ऊपर जाएंगी, फिर आप छोड़ोगे तो नीचे आएंगी, तो वो लगातार आपकी बॉडी पे जो वेट
एक डेफिनेट वेट बना के रखते हैं। तो ये मशीन्स होती हैं, एडवांस मशीन्स, जो कि आपको जिम में देखने को मिलती हैं, ठीक है। और लायोमेट्रिक क्या होता है, ये जनरली आपकी एक्सरसाइज होती है, फास्ट पेस एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि जंपिंग एक्सरसाइज हो गई, बॉक्स जंप आप लोग करते होगे, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करते होगे, तो ये लायोमेट्रिक के अंदर काउंट होता है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका आइसोमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए इसी के साथ खत्म होता है। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फटाफट सेक्शन बी पे आते हैं और यहाँ पे आंसर्स को देखते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन था, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सजेस्ट एनी 2 करेक्टिव मेजर्स फॉर ईच बो लेग्स एंड राउंड शोल्डर्स। तो बो लेग हमने ऊपर देखा था, जब हमारा बो जैसे ऐसे जो नीज होती हैं आपस में दूर हो जाती हैं, और राउंड शोल्डर्स क्या होता है, जब आपके जो कंधे होते हैं वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, ठीक है। तो करेक्टिव मेजर देखो बो लेग्स का क्या है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, टारगेट ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, जो आपके ग्लूट्स मसल्स होती हैं, जो आपके बटॉक्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करो, ताकि वो स्ट्रांग बनेंगे तो वो आपके पैर को वापस अंदर की तरफ होल्ड करने में मदद करेंगे। स्ट्रेचनिंग फोकस ऑन इनर थाई मसल्स और अडक्टर्स, जो आपके इनर थाई मसल्स होती हैं, जो आपकी गैस्ट्रोनोमियस मसल्स हैं, और हैमस्ट्रिंग्स के बीच में जो आपके अडक्टर्स मसल्स हैं, जो साइड में अंदर की तरफ हैं, उनको भी स्ट्रांग करो, ताकि वो भी आपकी नी को वापस पुल करने की कोशिश करें। और ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे आपके बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बने, है ना। अच्छा, नॉक नी की बात कर लो, अगर नॉक नी की बात करो जहाँ पे आपके घुटने पास पास होते हैं, तो आपको ऐसे एक्सरसाइजेस करनी है कि दोनों दूर जाएं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि पैर के बीच में पिलो रख लो, तकिया रख लो, या फिर हॉर्स राइडिंग करो, ताकि आपके पैर जो है वो दूर दूर जाए, ठीक है। राउंड शोल्डर्स के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वर्क ऑन अपर बैक मसल्स, रोम्बॉइड्स और ट्रेपेजियस। रोम्बॉइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे पीछे आपकी मसल्स होती हैं, ठीक है, ऐसी शेप की मसल होती है। और ट्रेपेजियस क्या होती है, पूरी डायमंड शेप की हमारी बहुत बड़ी सी बैक मसल होती है। तो इनके ऊपर वर्क करो। अब ये स्ट्रांग होंगे तो ये आपके जो कंधे आगे झुके हुए हैं, इनको ये ऊपर उठाने में ऐसे स्ट्रांग करने में मदद करेंगे। फिर स्ट्रेच चेस्ट एंड फ्रंट शोल्डर मसल्स पेक्टोरलिस। तो ये जो हमारा चेस्ट मसल्स होती हैं, इसको साइंटिफिक भाषा में पेक्टोरलिस मेजर बोलते हैं। तो इनको आपको स्ट्रेच करना है, इनकी एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आपका जो शोल्डर है वो भी आपका एक सही जगह पे चले जाए। तो जनरली आप ये समझ सकते हो कि ये जो डिफॉर्मिटीज हमें होती हैं, ये वीकनेस की वजह से हो सकती हैं, जहाँ पे मसल्स हमारी स्ट्रांग नहीं होती हैं और वो अपने हिसाब से मूव कर जाती हैं धीरे धीरे टाइम के साथ। जब हम उनको वैसे ही रखते हैं तो मूव कर जाते हैं। वहीं आप मसल्स को स्ट्रांग अगर करोगे तो वो अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएंगे और आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से होल्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी ऐसी और भी जो डिफॉर्मिटी थी उन सबके हमने क्योर जो है वो वीडियोस में देखे। चलो, एनलिस्ट 4 बेनिफिट्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो बच्चे स्पेशल नीड्स के लिए होते हैं, जिनको कुछ इश्यूज होते हैं, डिफॉर्मिटी होती है, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन या एक्टिविटीज कराना क्यों जरूरी है। तो इंप्रूव फिजिकल हेल्थ एनहांसेस फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड मोटर स्किल्स, बेसिक सी बात है। एनहांस साइकोलॉजिकल वेलबींग, बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। सोशल डेवलपमेंट, इंकरेजेस इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप, आप लोगों के साथ मिलते जुलते हो। कॉग्निटिव बेनिफिट्स, इंप्रूव्स अटेंशन, फोकस एंड लर्निंग। तो देखो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हैं, हमने और भी पॉइंट डिस्कस किए थे। मेन जो बात है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, उनके ऊपर फोकस ये किया गया है कि उन बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं, जिनको कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, जो कंप्लीटली हेल्दी हैं, उनके साथ बैठा के पढ़ाओ, ताकि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो उनसे चीज़ें सीख सकें, वो बहुत ही नॉर्मल सा फील करें, उनको ऐसा ना लगे कि आप तो उनको अलग क्लास में, अलग स्कूल में बैठाते हो तो वो स्पेशल है। आप उनको नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाओ, ताकि वो भी कंफर्टेबल हो जाए, उनको लगे कि हम कोई अलग नहीं है, हम भी इनकी तरह हैं। और साथ में ये सारी एक्टिविटीज़ कराओ जिनसे उनका दिमाग डेवलप हो, उनका सोशल डेवलपमेंट हो, उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो और भी बहुत सारी बातें आप इसमें अपने तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एन्यूमरेट एनी 2 मिथ्स रिलेटेड टू फूड आइटम्स विद देयर रिस्पेक्टिव फैट्स। मिथ को मेरे ख्याल से मिथक बोलते हैं हिंदी में, है ना। तो हम यहाँ पे फूड आइटम्स की बात कर रहे हैं और कुछ मिथ्स देख लेते हैं। तो पहला मिथ आप लिख सकते हो, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर बैड फॉर यू। आपने बोला ये मिथ है कि जितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बुरे होते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें आपके होल ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स में आपके दाल, आटा, ये सारी चीजें आ गई, आर एसेंशियल फॉर एनर्जी एंड हेल्थ। बिल्कुल ये बात ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के होते हैं, एक आपका सिंपल होते हैं और एक आपका कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो आप खाते हो तो वो पचने में टाइम लेते हैं, लेकिन वो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देते हैं। जैसे कि रोटी हो गया, दाल हो गया, ये सब क्या है, आपके पेट में पचने में टाइम लेंगे, लेकिन आपको लंबे टाइम तक एनर्जी और हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। वहीं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये बहुत कम टाइम तक आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन फटाफट एनर्जी देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, चॉकलेट हो गया, टॉफी हो गया, हनी हो गया, आइसक्रीम हो गया। आपने देखा होगा जो लोग जो एथलीट्स होते हैं वो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटीज या फिर अपने कॉम्पिटिशन के दौरान, या फिर आपने देखा होगा स्वीट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स होते हैं। आप फटाफट उनको खाओ, वो आपकी बॉडी में एज अ ग्लूकोज फटाफट मिल जाएंगे और आपको छोटे टाइम के लिए एनर्जी दे देंगे। वहीं कॉम्प्लेक्स क्या है, जो पचने में टाइम लेंगे लेकिन लंबे टाइम तक एनर्जी देंगे। तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स खराब है ये बोलना गलत है।
सिंपल को आप थोड़ा सा बोल सकते हो क्योंकि आप घर बैठे हुए हो और आपने रात में एक बड़ी सी चॉकलेट खा ली और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वही जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपकी बॉडी में जाके देखेगा यार आपको तो कोई एनर्जी की जरूरत है नहीं, आपने तो बस ऐसे ही खा लिया, और उस कार्बोहाइड्रेट्स को फैट में कन्वर्ट करके आपके मसल मास में जोड़ देगा ताकि वो आपका फैट जैसा बन जाता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा गड़बड़ है, बट कॉम्प्लेक्स तो अच्छा होता है। फिर यू नीड टू कट आउट ऑल फैट्स टू लूज वेट। अपने वजन को कम करने के लिए आप सारे जो फैट्स खाते हो उसको कम कर दो। तो फैट क्या है? हेल्दी फैट जरूरी होते हैं हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, सेल फंक्शन के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारी बॉडी में फैट का कुछ परसेंटेज है वो होना ही चाहिए। जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो हमें कंज्यूम करना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, ये सब हमें कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में जरूरी है। साथ ही साथ जो फैट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में सेफ्टी का भी काम करते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी बॉडी से सारा फैट ही खत्म हो जाए, सीधे हड्डियां आ जाए और ऑर्गन्स आ जाएंगे, तो आपको चोट लगेगी, तो आपके तो ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, आपकी तो हड्डियां डैमेज हो जाएंगी। इसीलिए फैट्स थोड़ा सा आपकी बॉडी पे चाहिए होता है, कुछ परसेंटेज ऑफ फैट होता है जो कि आपकी बॉडी पे जरूरी होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेंशन द फिटनेस इंडेक्स स्कोर फॉर्मूला एंड इट्स नॉर्म फॉर हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हमने बात करी थी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट क्या है? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी पता करने का आपका तरीका है। कार्डियोवास्कुलर का क्या मतलब हो गया कि आपका हार्ट कितना एफिशिएंट है और एंड्योरेंस आपका कितना अच्छा है। जनरली स्टैमिना की यहाँ पे बात होती है, तो उस चीज को पता करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट आपका होता है जो कि ब्रोवा ने डेवलप किया था। ठीक है, फिटनेस इंडेक्स इसके देखो क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इंटू 100 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी। हमने इसका पूरा डिस्कशन किया है, एक डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन होता है जनरली वो 300 सेकंड माना जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो 300 सेकंड तक एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज होती कैसे है? 20 इंच की आपकी एक यहाँ पे बेंच होती है। ठीक है, उस पे आपको 1 मिनट में 30 बार एक पैर से ऊपर, फिर दूसरा पैर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आपको इतना करना होता है 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकंड्स में 30 टाइम्स, यानी कि 300 सेकंड में 150 बार आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी होती है। अब जब आप इस एक्टिविटी को कर लेते हो तो इस एक्टिविटी के करने के बाद आपके नर्व्स इंपल्स से पता लगाया जाता है कि इंपल्स नहीं, आपकी पल्स से पता लगाया जाता है कि आपका रिकवरी रेट कितना अच्छा है या फिर आपकी कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। ठीक है, मानो कि किसी ने इस एक्सरसाइज को पूरा किया तो 300 सेकंड हो गया, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकंड्स 300, 100 आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इसको फिर हम कर देंगे अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी। अब उस वीडियो को देख लेना क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। वहां पे हम 3 अलग अलग जगह टाइम पे हमारा जो हार्ट बीट होता है उसको हम मेजर करते हैं 30-30 सेकंड के लिए, और फिर जो हमारे उनकी वैल्यूज आती हैं उनको ऐड करके हम यहाँ पे 2 इंटू जो भी वैल्यू हमारी है हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं और फिर इसको पूरे को सॉल्व कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर होता है वो आ जाता है, और फिर हम इन नॉर्म्स के अंदर रख के उनको पता लगा लेते हैं। अगर आपका स्कोर 90 के ऊपर आता है तो वो एक्सीलेंट हो गया, 80-90 के बीच में आता है, क्या आएगा? जब हम इसका टोटल करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख के पता लगाई जाती है कि 80 to 90 है तो गुड है, 65 to 79 है तो एवरेज है, 55 to 64 है तो बिलो एवरेज है, और 55 के अगर नीचे आता है तो ये पुअर हो जाता है या फिर बहुत खराब इसको माना जाता है। यहाँ पे आपको एंड्योरेंस की बेटर करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वहां पे देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से होता है। 300 सेकंड तक आपको एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाता है और फिर एक टाइम लिमिट होती है, ड्यूरेशन होता है जिसके बीच में 30 सेकंड में आपकी हार्ट रेट लेते हैं और फिर उसको इस फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं मेंशन इन 2 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। अब एडहेरेंस टू एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज एडहेरेंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि एक्सरसाइज का मतलब आप सबको पता है कि जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं अपने किसी मसल ग्रुप को या फिर किसी पार्ट को डेवलप करने के लिए। एडहेरेंस का मतलब होता है जब हम उस एक्सरसाइज के शेड्यूल पे फिक्स रहते हैं या फिर हम उस पर डटे रहते हैं कि हमको हाँ ये करना है। वो वाला नहीं कि 1 जनवरी को जिम की फीस भर दी 6 महीने की और 4 दिन बाद गायब। नहीं, एक्सरसाइज एडहेरेंस का मतलब है कि आप अपनी पूरी शिद्दत से लगन से लगे हुए हो और उस एक्सरसाइज को, उसका जो भी आपका प्लान है उसको फॉलो कर। तो 2 स्ट्रेटजीज क्या है एडहेरेंस को एनहांस करने के लिए फिर और बेटर बनाने के लिए? सेट रियलिस्टिक गोल्स, स्टार्ट विद स्मॉल अचीवेबल गोल्स एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ योर टास्क। शुरू में ही अगर आप ये बोल दो कि मेरा वेट 90 किलो है और मुझे 1 हफ्ते के अंदर 80 किलो पे जाना है, क्या ये पॉसिबल है? ये भाई साइंटिफिकली और सही तरीके से पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 2 महीने का टाइम खुद को देना पड़ेगा जब आप इस 90 से 80 किलो पे सही तरीके से जाओगे, जब आप सही एक्सरसाइज और सही डाइट पे जाओगे। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि 90 से 80 किलो जाऊंगा एक हफ्ते में, एक हफ्ते बाद देखा आपका वेट 89 ही हुआ है, सिर्फ 1 किलो कम हुआ है। आपने यहाँ पे क्या, आपका हो गया डिमोटिवेशन कि यार कुछ हो नहीं रहा, छोड़ो नहीं करते हैं। तो नहीं, रियलिस्टिक गोल करो जो अचीवेबल हो, तभी आप फिर आगे बढ़ पाओगे। सेकंड है
फाइंड अ वर्कआउट बडी, हैविंग समवन टू एक्सरसाइज विद कैन प्रोवाइड मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। आपने जिम में देखा होगा, दो दोस्त तीन दोस्त मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आपका एक वर्कआउट बडी आपका दोस्त साथ में होगा तो वो आपको मोटिवेट करता रहेगा, वो आपको एक्सरसाइज कराता रहेगा, और किसी दिन आपको लगेगा कि बस अब नहीं हो रहा तो वो आपको और ज्यादा वो करवाएगा कि नहीं भाई करो, करना तो पड़ेगा, है ना। तो ये सब इसमें हो जाता है, कुछ ना कुछ मोटिवेट कर देगा कि वो देखो देख रही है, करो करो, है ना। तो इस टाइप से फिर व्हेन रेसलर्स फॉल ऑन द मैट व्हाई दे स्प्रेड देयर आर्म्स नीज एंड लेग्स। तो कभी कोई रेसलर अगर मैट पे गिरने वाला होता है तो वो क्यों अपने आर्म्स नीज और लेग्स को स्प्रेड कर देता है, यानी कि फैला देता है। तो देखो बहुत सिंपल सा इसका मतलब है, रेसलर स्प्रेड देयर लिम्स टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वाइडन देयर बेस ऑफ सपोर्ट। इक्विलिब्रियम की हमने टॉपिक पढ़ी थी कि हम अपने बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है कि आपकी जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको आप जितना डाउन रखोगे उतना ज्यादा बैलेंस रहोगे, और अपने बेस को जितना वाइड कर दोगे उतना ज्यादा आपको बैलेंस मिलेगा। वाइड कर दोगे मतलब अगर आपने खुद देखा होगा कि अगर आप अपने दोनों पैरों को इतना पास रख के खड़े हो जाओ, ठीक है, तो आपको यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, या फिर अगर आप शोल्डर विड्थ पे अपने पैर रख लोगे इतने दूर दूर, तब आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी। तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसको आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया। यहाँ पे बेस ऑफ सपोर्ट सिर्फ इतना सा है, आपका पैर हल्का सा हिलेगा आप गिर जाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो बेस ऑफ सपोर्ट कितना ज्यादा सा है ताकि आप अपने बैलेंस को मेंटेन रख पाओ, ठीक है। मेकिंग इट हार्डर फॉर देयर ओपोनेंट टू मूव देम, दिस हेल्प्स प्रिवेंट बीइंग पिन्ड और टेकन डाउन। तो आप यहाँ पे गिरने से बच जाते हो, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ना, इन सबको मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के अलग से अपलोड करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके सारे टॉपिक्स को देख लेना एक एक करके, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। चलो सेक्शन सी पे आ गया फटाफट। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट आउटलाइन रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। तो ये बेसिकली कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, आपके एनुअल स्पोर्ट्स डे वगैरह होते हैं, ये भी प्रोग्राम होता है। बहुत सारे अलग कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम किसी कॉज के लिए रनिंग करते हैं, जैसे कि हमने एक अनाउंसमेंट कर दी कि कल एक मैराथन होने वाली है, या क्रॉस कंट्री होने वाली है, आप लोग आइए, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आपको फ्री टी शर्ट्स मिलेंगी, प्राइजेस मिलेंगे। और टी शर्ट पे हमने कोई भी एक अच्छा मैसेज लिखवा दिया कि क्लीन रखना चाहिए हमें चीज़ों को, वाटर सेव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके कम्युनिटी प्रोग्राम्स की मदद से, या फिर किसी डिसीज़ के बारे में अगर आपको लोगों को अवेयर करना है तो ऐसी चीज़ें करके आप कोई एक्टिविटी करा दो ताकि वो लोगों के बीच में जाए और लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा ही है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। ये क्या होता है? दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज टू रेज अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर अ पर्टिकुलर सोशल, हेल्थ और एनवायरमेंटल इशू। इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर टू सपोर्ट अ कॉमन कॉज सच एज कैंसर रिसर्च और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो बेसिकली वही बात है कि लोगों को आपको साथ लेके आना है ताकि आप एक उनको मैसेज दे पाओ, ठीक है। अवेयरनेस दे सकते हो, या फिर फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए भी आप ऐसे इवेंट्स को रख सकते हो, ठीक है। फिर है रन फॉर यूनिटी। दिस इवेंट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। एकता के लिए इसको किया जाता है। इट encourages people from different backgrounds and regions to participate, fostering a sense of togetherness and solidarity. Solidarity का मतलब ये होता है यूनिटी, एकता, which helps strengthen the social fabric of the country। तो रन फॉर यूनिटी आपने ऑर्गेनाइज कर दिया किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत अलग अलग देश के अलग अलग कोने से लोग आए हैं, अलग अलग क्या वर्ड मैं यूज़ करूँ, मैं कोई गलत वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ ताकि आप गलत मत समझो। आप समझ रहे होगे कि अलग अलग इलाकों से लोग अगर आए हैं तो आप उनको साथ लाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी इवेंट करा दो जिससे उनके बीच में क्या होगा कि एक सेंस ऑफ सॉलिडारिटी हो गई, या फिर एकता का जो प्रतीक है वो उनके अंदर जागेगा, ठीक है। तो इनका मतलब ये होता है। बाकी इनके अलावा कुछ और भी कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको टॉपिक में मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो वुमेन के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के क्या फायदे हैं? फिजिकल बेनिफिट्स क्या है भाई? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ उनकी अच्छी होगी। कार्डियोवास्कुलर हमने बात करी थी, क्या हमारा हार्ट और हमारा लंग्स दोनों मिलके जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये एफिशिएंसी इसकी बढ़ेगी। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी उनका बढ़ेगा। ओवरऑल फिटनेस भी उनकी अच्छी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये लिखने को आता है तो पहला पॉइंट ये लिखना, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, यहाँ पे ऐसे लगाना, इसको हाईलाइट करना बढ़िया से ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ अच्छा पॉइंट लिखा है। और फिर यहाँ पे 2-3 लाइन इसके बारे में लिख देना, ठीक है, कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कैसे अच्छी करी जा सकती है। विमेन अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्रॉस कंट्री में पार्टिसिपेट करें, या रोज वॉकिंग करें या साइकिलिंग करें तो उससे अच्छी हो सकती है। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? आप जिम जाइए, कोई जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कीजिए, तो ये सारी चीजें आप इसके आगे लिख सकते हो, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है? सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, अपने ऊपर भरोसा उनका बढ़ जाता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी,
स्ट्रेस और एंजाइटी, जो घबराहट जो होती है वो विमेन के अंदर कम हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। एनहांसेस मूड एंड कॉन्फिडेंस, तो उनका मूड भी बेटर करने में जो फिजिकल फिटनेस होती है, फिजिकल एजुकेशन होती है, वो हेल्प करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लेन द मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी फॉर अ जिमनास्ट। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन इन अ जॉइंट और अ ग्रुप ऑफ जॉइंट्स अलाउइंग मसल्स टू स्ट्रेच एंड मूव फ्रीली। अब ये जो मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, ये क्या है? ये मेरा रेंज ऑफ मोशन है ना। मैं जो मूवमेंट कर पा रहा हूँ, तो मेरे जॉइंट्स हेल्दी हैं, मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हैं। इसी वजह से इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि जिसको शोल्डर जॉइंट या फिर ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं, एग्जांपल आप लिख सकते हो, साइंटिफिक नेम का अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो अच्छा मूवमेंट हो रहा है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। मेथड्स क्या होते हैं? स्टैटिक स्ट्रेचिंग, होल्ड स्ट्रेचेस फॉर 20 to 30 सेकंड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या हो गया कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर किसी भी अपने लिम्ब को होल्ड करो। आपने देखा होगा कुछ लोग लेट के अपने पैर को ऊपर करके होल्ड करते हैं, तो वो आप कर सकते हो। डायनेमिक स्ट्रेचिंग, डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट। स्टैटिक का मतलब हो गया रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब हो गया मूवमेंट। तो स्ट्रेचिंग करो मूवमेंट के साथ साथ, जहां पे अपने आर्म्स और लेग्स को आप स्विंग करते रहो। जो आपने देखा होगा कुछ एथलीट्स होते हैं जो कि वॉक करते रहेंगे और अपने हाथों को चलाते रहेंगे, पैरों को ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग आएगी। फिर है पीएनएफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लेना। लास्ट के कुछ टॉपिक में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के जो 10th आपका चैप्टर है, उसमें हमने फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा है और पीएनएफ के बारे में पढ़ा है, तो देख लेना इसको। स्ट्रेचिंग स्ट्रेच होता है जहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर स्ट्रेच करते हैं बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन से अपनी स्ट्रेंथ भी डेवलप कर लेते हैं और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी डेवलप करते हैं। किससे? पीएनएफ मेथड से। तो ये अच्छे से देख लेना। फिर योगा एंड पायलट्स एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। तो योगा और पायलट्स एक्सरसाइजेस जो होते हैं, इसकी मदद से हम लोग भी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और बैलेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो। मेंशन एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरिंग कंपटीशन। डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? डाइट का मतलब क्या होता है कि जब हम सही मात्रा में जो जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, उनको जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा डाइट के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला एनर्जी सप्लाई, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी एनर्जी फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेन सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जो हमने अभी ऊपर जिसके बारे में पढ़ा था, है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स वाले। तो कॉम्प्लेक्स वाले जनरली हमें लंबे टाइम तक एनर्जी देते हैं। मसल रिकवरी, इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग मसल्स आफ्टर इंटेंस एक्टिविटी। तो इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मदद करता है? प्रोटीन। प्रोटीन का काम होता है कि ये आपकी मसल को स्ट्रेंथ करने में वर्क करता है। ठीक है, फिर हाइड्रेशन, इट मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, फटीग ड्यूरिंग इवेंट्स। तो इसमें आपका वाटर और आपके जो विटामिन हैं, ये आप मदद करते हैं आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और साथ में मिनरल्स भी, है ना। तो ये सब मदद करते हैं वाटर बैलेंस के आपके सही रखने के लिए। तो यहां से आपकी जो डाइट है उसकी इंपॉर्टेंस दिख रही है। ठीक है, आप चलो फिर देख लेते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग। रेसिडुअल वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम को डिफाइन करना है, बहुत सिंपल से। रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ पर्सन एक्सहेल्स एज मच एयर एज पॉसिबल। इट प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड एंश्योर्स कंटिन्यूअस गैस एक्सचेंज। देखो, इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपने अपनी लंग से सारी हवा निकाल दी, मतलब आपने ऐसा सांस छोड़ी कि आपको लगा कि आपने सारी एयर अपने लंग से बाहर एक्सहेल कर दी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एयर होती है जो कि आपके लंग्स पे रह जाती है, क्योंकि अगर सारी हवा निकल जाएगी तो भाई आप तो कोलैप्स कर जाओगे, आप तो सांस ही नहीं ले पाओगे, तो आप एकदम बेहोश हो जाओगे। तो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या करती है कि आप अगर अपनी लंग से सारी हवा या फिर जो भी गैसेज है उसको निकाल दोगे, उसके बाद भी थोड़ा सा अमाउंट ऑफ गैसेज रह जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि आपको कोलैप्स करने से बचाती है। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, लबडब जो आपने साउंड सुनी होगी, जो आपके हार्ट से साउंड आती है लबडब, जब वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितना ब्लड वो निकाल देता है, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कार्डियक एफिशिएंसी एंड ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। चलो समझ गए होगे दोनों का मतलब है, बहुत सिंपल सा है। कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट द हॉस्टाइल एंड इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये एग्रेशन के आपके टाइप है, और एक और होता है क्या? असर्टिव एग्रेशन, आपने सुना होगा, या फिर असर्टिव बिहेवियर भी जिसको बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे हम बात करेंगे हॉस्टाइल और इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन की। क्या होता है ये? हॉस्टाइल एग्रेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जहां पे हम दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर वो चोट फिजिकली भी हो सकती है और वो चोट मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, ड्रिवन बाय एंगर, गुस्से में होता है। एम्ड एट हार्मिंग द अपोनेंट, हम यहाँ पे सामने वाले को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गोल क्या है? टू हर्ट और हार्म द अपोनेंट। एग्जांपल क्या है? अ प्लेयर हिटिंग एन अपोनेंट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप गुस्सा हो गए, आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हो, आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले के अटैकर्स खूब स्कोर कर रहे हैं, आपने एज अ डिफेंडर जाके उनको ऐसा टैकल किया कि उनका पैर टूट गया। तो ये क्या है? आपका इंटेंशन थे कि आप सामने वाले को चोट पहुंचाओ, जो कि आपका हॉस्टाइल एग्रेशन के अंदर काउंट होगा। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है? ये गोल ओरिएंटेड होता है। एग्रेशन यूज्ड टू
अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम। हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि एग्रेशन तो शो करें, लेकिन हमारा जो एग्रेशन का मतलब होता है वो किसी गोल की वजह से होता है। जैसे कि हमने सोच के रखा है कि भाई रेसलिंग का एग्जांपल ले लो कि आपको सामने वाले को उठा के पटकना है, लेकिन आप उसको उठा के पटक क्यों रहे हो? क्योंकि आपको उस मैच को जीतना है, आपको पॉइंट स्कोर करना है। बॉक्सिंग है, आप सामने वाले को पंच कर रहे हो, लेकिन पंच क्यों कर रहे हो भाई? क्योंकि आपको उसको नॉकआउट करना है और आपको पॉइंट्स अर्न करके उस मैच को जीतना है। तो एग्रेशन तो है, लेकिन एक गोल है, एक वजह है जिसकी वजह से कोई एग्रेशन आप शो कर रहे हो। टू गेन एन एडवांटेज और विन द गेम, एडवांटेज लेने के लिए, फिर गेम को जीतने के लिए। अब प्लेयर एग्रेसिवली डिफेंडिंग टू स्टॉप अ गोल। अब कोई डिफेंडर है जो कि फुटबॉल में गोल को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसने टैकल किया और टैकल के दौरान ही उसने अच्छा टैकल किया, बॉल पे उसने हिट किया, लेकिन जो अपोनेंट है वो गिर गया। तो गिर गया, अगर उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई तो यहाँ ये भी इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, क्योंकि डिफेंडर का जो मेन गोल था वो ये था कि उसको भाई अपना गोल स्कोर होने से बचाना है, उसको अपनी टीम को सिक्योर रखना है, इसलिए वो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर काउंट होगा। तो ये एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एग्रेशन है। असर्टिव बिहेवियर क्या होता है? असर्टिव बिहेवियर एक आपका काइंड ऑफ बिहेवियर होता है जहां पे आप डोमिनेंस शो करते हो। इसका एग्जांपल है विराट कोहली। विराट कोहली क्या करते हैं? फील्ड पे चिल्लाते हैं, बोलते हैं, लेकिन रूल्स के अंदर रह के बोलते हैं, जहां पे वो डोमिनेंस शो करते हैं। तो ये आपका असर्टिव कहलाता है। अच्छा, एक टर्म मैंने आपको और बताया था कि आप अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो अगर ये डिटेल में लिखने को आता। हॉस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव एग्रेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि किसी के अंदर अगर ये तीनों क्वालिटीज हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एम्बिगिटी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म लिख के आ जाना और हाईलाइट करके आ जाना, टीचर एकदम फिदा हो जाएंगे आपके ऊपर। क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूटी। ठीक है, जी है। तो जनरली सबके अंदर ये तीनों ही कॉम्बिनेशन रहते हैं, तो कभी इन तीनों कॉम्बिनेशन की बात होती है तो इसको एम्बिग्यूटी बोला जाता है। ठीक है, चलो सेक्शन डी पे आ गया फटाफट। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। वीडियो आई थिंक थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट अगर आप देख रहे हो तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। चलो बात करते हैं इसकी। 31, आरती prepared a fixture of 11 teams to conduct खो-खो टूर्नामेंट इन हर लोकेलिटी एज शोन बिलो। तो आरती ने 11 टीम्स का एक फिक्चर बनाया है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें बात करनी है। ये फिक्चर जो ये पूरा बन के आपके पेपर में आ जाएगा और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन बाई टीम्स इन द टूर्नामेंट? नॉन बाई टीम्स का मतलब है कि वो कितनी टीम्स है जिनको बाई यहाँ पे नहीं मिला है। तो ये सिंपल सा काउंट हो जाएगा। ये जहां जहां बी लिखा है ना जिस टीम के आगे, यही आपके टीम्स को बाई मिला है। तो यहाँ पे देखो 1 को बाई मिला है, 6 को बाई मिला है, 7 को बाई मिला है, 10 को बाई मिला है और 11 को बाई मिला है। ठीक है, तो कितनी टीम्स को बाई मिल गया? 1 2 3 4 5। टोटल टीम्स कितनी थी? 11 टीम्स थी। 5 को बाई मिल गया तो नॉन बाई टीम्स कितनी हो गई? 6। देखो कितना सिंपल से आंसर आ गया, 6 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है, इफ द अबव फिक्चर हैड बीन ऑफ 48 टीम्स देन द नंबर ऑफ बाइज वुड हैव बीन। अब देखो ये आपको समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बाइज कैसे निकालते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल सा है, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, लेकिन फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो निकालने की कोशिश करो। अगर 48 टीम्स है तो नंबर ऑफ बाइज कितने हो जाएंगे? बहुत सिंपल से मैंने आपको तरीका बताया कि नंबर ऑफ बाइज निकालने के लिए हमें 2 की पावर देखनी होती है कि 2 की नेक्स्ट जो पावर है वो कितनी है। यानी कि अगर हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी दी हुई है? नंबर ऑफ टीम्स क्वेश्चन में दी हुई है हमारी 48, है ना। अब आपको ये देखना है कि 48 का नेक्स्ट 2 की पावर जो है वो क्या है। अब 2 की पावर क्या क्या होगी? एक तो 2 हो गई, फिर 4 8 16 32 और फिर नेक्स्ट आपकी आई 64। तो क्या नेक्स्ट 2 की पावर आ रही है 48 के बाद? 64। तो आप क्या करोगे? इस 2 की पावर से यानी कि 64 से नंबर ऑफ टीम्स को माइनस कर दोगे। जैसे 64 जो कि 2 की पावर थी माइनस जो हमें नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे दी हुई थी कितनी, कि 48 टीम्स अगर होती तो हम 48 को यहाँ माइनस कर देंगे। 48 को हम यहाँ माइनस करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो 16 हमारा नंबर ऑफ बाइज हो जाएंगे। कि अगर 48 टीम्स होती, जस्ट अ मिनट, अगर 48 टीम्स होती तो नंबर ऑफ बाइज कितने हो जाते? 16 बाइज हमारे हो जाते। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन टीम नंबर डैश एंड डैश। तो 7th मैच निकालने के लिए देखो कितना सिंपल सा है। यहाँ पे देखो आपको मैचेस बन के दिए हुए हैं कि पहला मैच 2 और 3 खेलेंगे, सेकंड मैच ये खेलेंगे, थर्ड मैच ये खेलेंगे, फिर राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो राउंड 2 में पहला मैच इनका है, फिर इनका है, फिर इनका है, और 7th मैच देखो किसका पड़ा? 10 और 11 का। तो सीधे सीधे आपके फिक्चर में देखो कितना इजी बना के भी रखा गया है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगा दो। पूरी चीजें देखो आपके सामने दी हुई है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे निकालना है। तो नंबर ऑफ मैचेस ऐसे निकल जाएंगे कि जो भी मैचेस आपके हैं, देखो जो ब्लॉग्स बने हैं यहाँ पे, उनको पहले राउंड से देखना शुरू करो ऊपर से नीचे, जैसे ही खत्म हुए फिर सेकंड राउंड चले जाओ। अगर और आगे का पूछता है तो ये आपका 8th मैच हो जाता, ये आपका 9th मैच हो जाता और ये आपका 10th मैच हो जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका सॉल्व हो जाता है। और नंबर ऑफ मैचेस निकालने का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या था? नंबर ऑफ टीम्स माइनस 1। तो नंबर ऑफ टीम्स देखो कितनी है? 11 है। सॉरी, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का 11 है और हम इसमें करेंगे
सॉरी, हाँ, नंबर ऑफ टीम्स -1 ना, तो 11 -1, तो आंसर देखो कितना 10 आया, और नंबर ऑफ मैचेस देखो कितने हैं, 10 हमारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मैचेस का भी अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बाइज इन लोअर हाफ। तो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, लोअर हाफ में बाइज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर ऑफ बाइज +1/2, ये आपका लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है, और अपर हाफ का होता है नंबर ऑफ बाइज -1/2, ठीक है। ये आपका अपर हाफ का फॉर्मूला होता है। तो जो हमारी थर्ड वीडियो थी पहले यूनिट की, उसमें पूरा डिटेल में हर नॉकआउट फिक्सचर, लीग फिक्सचर कैसे बनाना है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे डिवाइड करना है, वो पूरा है, उसको देख लेना। तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल आपको लगने लगेंगे, ठीक है। और भी उसमें फॉर्मुलेज हैं कि राउंड्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। राउंड तो बहुत सिंपल सा होता है, देखो जितने हमने यहाँ पे 2 की पावर कैलकुलेट करी ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 राउंड पूरे टूर्नामेंट के अंदर होते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 22 कैसे निकले हैं, 11 टीम्स हैं, तो नंबर ऑफ बाइज यहाँ पे कितने हैं, 5 हो गए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पावर जो 2 की आती है वो 16 आती, 16 - 11 करते तो 5 आ जाता। तो और 16 देखो कैसे आ रहा है, कौन सी पावर है, 2 4 8 और 16, ये 4th पावर है 2 की, तो नंबर ऑफ राउंड्स भी 4 हो जाते। देख लो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और ये राउंड 4। तो ऐसे आप राउंड्स भी निकाल सकते हो। बाकी उस वीडियो को देख लेना, डिटेल में समझ में आ जाए। चलो, the provision in which good teams are placed in different half or pool based on their ranking or previous performance, not by allotment of draw, so that they do not play with other teams in the first round is known as। तो इसको हम बोलते हैं सीडिंग। सीडिंग का क्या मतलब होता है, जब हम अच्छी टीम्स को पहले ही अलग कर देते हैं ताकि वो स्टार्टिंग के या फिर इनिशियल राउंड में ना टकरा जाए, और फिर उस टूर्नामेंट का मजा ना खराब हो जाए, या फिर कोई अच्छी टीम पहले ही बाहर ना हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मानो कि कोई 4 टीम्स हैं, ठीक है हमारे पास, एक हमारे पास क्रिकेट की बात कर लेते हैं, एक हमारे पास है इंडिया, एक टीम हमारे पास आई ऑस्ट्रेलिया, एक टीम हमारे पास आई पाकिस्तान, और एक टीम हमारे पास आई बांग्लादेश, ठीक है। ये टीम्स आई। अब क्या आप चाहोगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहले ही खेल ले, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों टीम्स में पोटेंशियल है फाइनल खेलने का, और ये दोनों ही फाइनल में पहुंच सकती हैं अगर ये अलग अलग होती है, कोई भी इन दोनों में से विनर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप टीम इंडिया को और टीम ऑस्ट्रेलिया को सीडिंग दोगे। कैसे सीडिंग दोगे, आप जब फिक्सचर बनाओगे तो इंडिया को यहां रखोगे और ऑस्ट्रेलिया को यहां रखोगे, और जो बाकी 2 टीम्स बची जो वीक टीम्स हैं, इनको पहले इनसे खिला दोगे। तो पाकिस्तान यहाँ और बांग्लादेश यहाँ। अब पहला मैच किसका होगा, इंडिया पाकिस्तान का होगा, दूसरा बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का होगा, और फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही आके फिर फाइनल में सीधे मिल पाएंगे। तो इनिशियल राउंड्स में जब हम अच्छी टीम्स को भिड़ने से रोकते हैं तो उसको हम सीडिंग कहलाते हैं। अब इसका भी तरीका होता है, तो ये उसी वीडियो में देखना तो समझ में आ जाएगा। बाकी बाय हमने ऊपर बात कर ली है, एक एडवांटेज होता है जो कि टॉप टीम्स को मिलता है कि उनको पहले राउंड्स नहीं खेलने पड़ते हैं। अभी हमने ऊपर देख लिया पूरा बाई का सिस्टम, और ये जो दोनों जो मेथड्स होते हैं ये आपके रिजल्ट निकालने के मेथड होते हैं, तो ये भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During the physical education class, Vivek's physical education teacher provided information about sports for children with special needs. He explained how they are catered for the Paralympics, Deaflympics and Special Olympics. Additionally, he advised them to motivate such children to participate in physical activities to improve their performance. तो basically यहाँ पे एक सिर्फ छोटी सी कुछ बातें लिखी हुई हैं, पार्ट्स लिखे हुए हैं, ताकि जहाँ पे ये डिस्कशन हुआ कि क्यों आपके लिए जो स्पेशल गेम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो उनके बारे में बात हुई कि ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक मिनिमम एज शुड बी -years old। तो इसका जो आंसर है वो है 8। स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपकी एज है वो 8 साल की होनी चाहिए, ठीक है। फिर द फर्स्ट डेफ ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन द ईयर, तो ये 1924 इसका आंसर है, ठीक है। ये सब हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है, तो मैं समझा नहीं सकता हूँ, तो उन वीडियोस को देख लेना, तो और भी जितनी इन्फॉर्मेशन है सब मिल जाएगी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द पैरालंपिक्स, तो लुडविग गटमैन, सर लुडविग गटमैन, ठीक है। तो ये आपके फाउंडर थे, ठीक है, किसके, पैरालंपिक्स के। स्पेशल ओलंपिक्स की फाउंडर थी वो थी मैरी शेरमैन, ऐसी करके कुछ उनका नाम था। आई थिंक शायद मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, मैरी शेरमैन ऐसी कुछ करके उनका नाम था। बाकी नोट्स में और उस वीडियो में अच्छे से दिया हुआ है, ये तो पढ़ लेना, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। एक क्या है, राइट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। जो स्पेशल चिल्ड्रन है जिनको कुछ इश्यूज हैं, उनके लिए आप कैसे एक्सेसिबल बना सकते हो, कैसे उन तक पहुंचा सकते हो फिजिकल एक्टिविटीज। तो 2 स्ट्रेटजीज क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हो नॉर्मल लोगों के लिए उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ब्लेंड करके अलग सा बनाओ ताकि वो बच्चे यूज कर पाए। और यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, कोई स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो है उनका यूज करके उन स्पेशली एबल्ड बच्चों को दे दो ताकि वो भी उस गेम को खेल पाए और एंजॉय कर पाए, ठीक है। चलो आई होप ये भी समझ गए होगे।
नेक्स्ट देखते हैं, दिया वेंट टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, हर कोच इन्फॉर्म्ड हर दैट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली प्रमोट्स फिजिकल ग्रोथ बट ऑल्सो हैज सोशल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। यानी कि थोड़ा सा जो कोच है वो ज्ञान की बातें दे रहे हैं। ही हाईलाइटेड न्यूमरस फिजिकल बेनिफिट्स फॉर मसल, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ही एडवाइज हर टू कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस टू इंप्रूव हर हेल्थ रिलेटेड एंड स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो बेसिकली कोच हैं जो कि अपनी एक ट्रेनी है दिया, उनको समझा रहे हैं कि क्यों फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है और कैसे हमारी मसल, हार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ओवरऑल फिटनेस और हेल्थ पे हमें मदद करती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। विच इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है? हमारी जो मसल्स होती हैं उसके पूरे सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सरसाइज करने से लॉन्ग टर्म इफेक्ट यानी कि लंबे टाइम तक इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि मस्कुलर सिस्टम में फायदा नहीं होता। सबसे पहला है हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल। हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है? जब हमारी मसल का साइज बढ़ता है ना, जब हमारी मसल्स और स्ट्रांग होते हैं, नंबर ऑफ फाइबर्स हमारी मसल्स में बढ़ते हैं, तो हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि मसल्स और बड़ी हो जाती है। तो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है? मसल का बड़ा होना। तो ये तो बिल्कुल होगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इंक्रीज इन ग्लाइकोजन स्टोर, जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और फिर यही ग्लाइकोजन हमें एनर्जी देने में मदद करता है। तो आप जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे, जितना ज्यादा एंड्योरेंस एक्टिविटीज करोगे, तो ग्लाइकोजन का जो स्टोर होता है वो भी बढ़ेगा। तो ये भी सही है। लिगामेंट एंड टेंडन स्ट्रेंथन, जो लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं स्ट्रेंथ होते हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं? एक बार रिवाइज कर लो। लिगामेंट्स वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बोन को बोन से जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। और टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स वो टिश्यूज होते हैं या फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि एक मसल को बोन से जोड़ने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये तो नहीं, अजीब सी बन गई है। जैसे कि ये अगर कोई बोन है, ठीक है, और इससे यहाँ पे कोई अगर ऐसे मसल जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यूज हैं वो आपके होंगे टेंडन्स, ठीक है। और अगर एक बोन है, ये किसी दूसरी बोन से जोड़ रही है, तो इसको जो जोड़ रहे होंगे वो क्या है? वो है आपके लिगामेंट्स, ठीक है। तो इनको भी स्ट्रेंथ करने में मदद करती हैं। डी ऑप्शन जो है अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, तो भाई लैक्टेट का जो अक्यूमुलेशन है उसको तो कम करने में मदद करता है ना। जब हम लंबे एंड्योरेंस एक्टिविटीज के लिए ट्रेन होते हैं या लंबे टाइम तक मस्कुलर सिस्टम को ट्रेन करते हैं, तो जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होता है, यानी कि जमा होता है, जिसकी वजह से हमें थकान होने लगती है, उसको तो कम करता है। तो अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट कम करता है। अगर यहाँ पे लिखा होता डिक्रीजेस द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट, तो ये पॉइंट ठीक हो जाता, लेकिन लैक्टेट बढ़ता नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड बात करते हैं, What is cardiac output? Cardiac output क्या होता है? It is the amount of blood pumped by the heart in a minute. एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है वो आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है, ठीक है। और ये जनरली अप्रॉक्स होता है 5 लीटर के आसपास, यानी कि हमारा हार्ट एक मिनट में 5 लीटर के आसपास जो ब्लड है उसको पंप करता है। और एथलीट्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी कभी 20 लीटर से ये 25 लीटर तक जा सकता है, डिपेंडिंग कि आप कैसी एक्टिविटी कर रहे हो। अगर बहुत एंड्योरेंस एक्टिविटी कर रहे हो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो 20 से 25 लीटर भी आपका हार्ट एक मिनट के अंदर ब्लड पंप करता है। सोच लो कितना होता है, 2 लीटर की बोतल इतनी बड़ी होती है और हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करना है, कितना काम करता है। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि कितना ब्लड पंप हो रहा है। तो जनरली देखा जाता है तो 70 ml एक बार में ब्लड जो पंप करता है नॉर्मल कंडीशन में। और हार्ट रेट आपको पता होगा, हम पढ़ते थे 72 बीट्स पर मिनट होता है जनरली। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5100 या 5000 की अप्रॉक्स कुछ आपका आंसर आएगा, ठीक है। और इसको लीटर्स पर मिनट में मेजर किया जाता है, जो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो आई होप आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? तो टाइडल वॉल्यूम होती है अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ। एक बार में, ये है टाइडल वॉल्यूम, बस इसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, और कुछ नहीं होती है, ठीक है। चलो फिर है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट्स टू। अभी लैक्टिक एसिड की हमने बात करी, तो ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा। लैक्टिक एसिड कब जमा होता है हमारी बॉडी में? जब हम लंबे टाइम तक कोई एक्टिविटी करने लगते हैं या फिर बहुत बड़ी ही खतरनाक सी एक्टिविटी करने लगते हैं। तो जनरली एंड्योरेंस से ये रिलेट करता है, ठीक है। और इसी लैक्टिक एसिड को खत्म करने के लिए हम ऑक्सीजन की मदद लेते हैं। इसी लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं हम, कुछ टर्म्स होते हैं पायरुवेट और बहुत चीज़ें होती हैं जो अभी आप बाद में पढ़ोगे कभी, तो उसमें कन्वर्ट करके फिर हम लोग ईटीसी साइकिल्स होती हैं, अलग अलग साइकिल्स होती हैं, फिर उसमें जाके हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बस आप अभी इतना समझो कि लैक्टिक एसिड जो है वो आपका एंड्योरेंस से रिलेट करता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे। सेक्शन ई पे आ गया, लास्ट सेक्शन है। अगर अभी तक बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, मेहनत लग रही है बहुत, ठीक है। चलो 34th क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ऑफ मंडूक आसन एंड मकर आसन टू कंट्रोल हाइपरटेंशन। अब देखो आपके आसन बहुत सारे हैं, हमने जितने भी लेक्चर्स कवर किए हैं जो YouTube पे अवेलेबल हैं आपके लिए, उसमें मैंने हर वीडियो में योगा के या फिर आसन्स के आपको एक
टेक्निक बताई है कि कैसे आप इन आसन्स को याद कर सकते हो, उस टेक्निक को फॉलो करो तो बड़े आराम से याद हो जाएंगे। अभी मंडूक आसन को और हमारे जो मकर आसन है इसकी एक इमेज देख लेते हैं पहले, कैसे ये आपका काम करते हैं। कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये काम नहीं कर रहा। ये देखो, ये आपका मंडूक आसन है, ठीक है, ये मंडूक आसन आपका है और ये आपका मकर आसन है, ठीक है। ये इमेजेस देख लो। अब हम बात करते हैं कि इनको किया कैसे जाता है। तो ये देखो, सिट इन वज्रासन एंड मेक फिस्ट बोथ हैंड्स द थंब इनसाइड। तो ये पूरा देखो प्रोसीजर है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, मैं चलो यहाँ भी बता देता हूँ कि अगर आपको मंडूक आसन और मकर आसन अगर याद करना है और इंस्टेड आप रात में बैठ के इनको रट्टा मारो, आप भाई इनको करना शुरू कर दो। आप रोज सुबह या शाम आपको जब टाइम मिले अपनी फैमिली को लेके जाओ, आसन करना तो अच्छी बात ही होती है, आप उनके साथ बैठो और इन आसन को करना शुरू कर दो। जब आप रोज इन आसन को करोगे ना, तो आप बताओ कि आपको जरूरत पड़ेगी रट्टा मारने की, आप अपने आप ही इसको कर लोगे। अब वज्रासन यहाँ पे लिखा हुआ था, अगर आप वज्रासन ही नहीं जानते हो तो फिर आप याद करोगे तो दिक्कत होगी। वज्रासन अगर आपको पता होगा, जो सबसे सिंपल पोज होता है, अगर इसी यही जो लेडी है अगर इनको हम नॉर्मल बैठा दें तो जो सिंपल सबसे पोजीशन होती है बैठने की, वो वज्रासन कहलाती है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है। अब वहां से आप अपने आप लिखना चीजें शुरू कर सकते हो कि इनके हाथ कैसे बेली पे गए, इन्होंने अपना हेड डाउन किया, हेड को टच कराया, बैक को फ्लेक्स करने की कोशिश करी। तो बहुत सारी चीजें जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप इन आसन को करोगे ना, तो आप बड़े आराम से इनको समझ जाओगे। बाकी हमने तो लेक्चर्स में कवर किया है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आप वहां से उनको पढ़ सकते हो। यही देखो मकरासन का है, टेक प्रोन लाइन पोजीशन। प्रोन पोजीशन क्या होता है? जब हम उल्टा लेटते हैं, जिन्होंने बीजीएमआई पबजी खेला होगा उनको पता होगा प्रोन होना क्या होता है। तो जब हम पेट के बल लेट जाते हैं तो वो आपका प्रोन पोजीशन होता है। हैंड्स बाय द साइड ऑफ द थाइज, अपने हाथों को थाइज के साइड में रखो। स्लोली स्प्रेड आउट बोथ द लेग्स, धीरे धीरे अपने पैरों को फैलाना शुरू करो। तो ये कुछ प्रोसीजर है जो देखो आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हो अभी भी, इतना मेरे बोलने के बाद भी आसन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। और याद करने से बेटर है कि आप आसन को करो। What do you mean by equilibrium? Explain how equilibrium increases with the influence of various factors by giving suitable examples. तो equilibrium क्या है? जनरली काइंड ऑफ बैलेंस है, जब हमारी बॉडी में बैलेंस बनता है, ठीक है, तो उसको हम equilibrium बोलेंगे। और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन भी देखा था जहां पे मैंने आपको बेस के बारे में बताया था, और कैसे हम equilibrium को बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो equilibrium क्या है? equilibrium is the ability to maintain stability while performing any activity. किसी एक्टिविटी को करते दौरान जब हम अपनी स्टेबिलिटी को बना के रख पाते हैं तो वो equilibrium के अंदर काउंट होता है। इसमें क्या क्या देखो फैक्टर्स हैं। सबसे पहला बेस ऑफ सपोर्ट, मैंने आपको बेस ऑफ सपोर्ट का एग्जांपल बताया था कि आपके पैर अगर शोल्डर विथ अपार्ट तक हैं, दूर दूर हैं, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट देखो कितना ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगा। वहीं अगर ये पैर पास पास होते तो बेस ऑफ सपोर्ट आपका कम होता। द लार्जर द बेस ऑफ सपोर्ट द बेटर द इक्विलिब्रियम, अ वाइडर स्टांस इंप्रूव्स बैलेंस, ठीक है। तो वाइडर स्टांस अगर आपका होगा, पैर अगर आपके दूर दूर होंगे, तो आपका बैलेंस अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल, a wrestler maintains a wide stance to enhance stability and prevent being thrown off balance during a match. तो ये ऊपर वाला ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। When the center of gravity is aligned with the base of support, the equilibrium is maintained. अब आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो बॉडी अगर आपकी इस बेस के अंदर रहेगी तो फिर आपकी जो बैलेंस है या इक्विलिब्रियम है वो बेहतर बना रहेगा। देखो कैसे, अगर ये आपका बेस ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, और आप ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, जनरली नॉर्मल आप खड़े हुए हो, तो ठीक है, ये आप खड़े हो, तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। आप जो आपका नेवल रीजन होता है इसके आसपास आती है, और ये कहाँ, ये देखो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है, ठीक है। तो आपका जो इक्विलिब्रियम है बना रहेगा। वहीं अगर मैं यहाँ पे आपका ये बनाऊं बेस ऑफ सपोर्ट, आपका पैर यहाँ पे है लेकिन आप ऐसे बेंड किए हुए हो, ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से बेंड करी हुई है, तो आपका बेस ऑफ सपोर्ट भी देखो यहाँ कहीं चला जाएगा, इस रीजन, सॉरी यहाँ ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे आपके हिप में यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अब ये देखो क्या हो गया, ये आपके बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर हो गया। तो जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपकी शिफ्ट करती रहती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी, जब ये बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चली जाती है तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहती है तो इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन रहता है। फिर बात करते हैं पोस्चर की। अ गुड पोस्चर हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी एंड कीप्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर द बेस ऑफ सपोर्ट। सीधे खड़े रहते हो, अच्छा आपका पोस्चर है, मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो भी आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बना रहेगा। फिर है मसल स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। Strong and coordinated muscles help in maintaining balance by supporting the body in various positions. तो जब आपकी मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन अगर आपकी बॉडी में है तो भी आप इक्विलिब्रियम अच्छे से बना के रख पाओगे। एग्जांपल, A swimmer needs strong core muscles to maintain a streamlined position in the water for balance and speed. तो एक लाइन, एक अच्छी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी बॉडी को बैलेंस और इक्विलिब्रियम रखने के लिए जो स्विमर होते हैं उनकी कोर मसल, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यही बात हो रही है आपकी मसल स्ट्रेंथ की और कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकते हो। चलो,
व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सर्किट ट्रेनिंग, ये भी आपके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का बहुत अच्छा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक था जो मैंने अपलोड किया हुआ है अभी रिसेंटली, तो जरूर देखना इसको। अ कोच विल प्लान अ सर्किट ट्रेनिंग सेशंस विद 6 स्टेशंस टू डेवलप फिटनेस ऑफ हिज न्यू ट्रेनी। अब देखो, इस सर्किट ट्रेनिंग प्लान को बनाने के लिए कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी हमने बात करी थी उन वीडियोज में, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फॉर्म ऑफ वर्कआउट इन्वॉल्विंग वेरियस एक्सरसाइज स्टेशंस, ईच टारगेटिंग डिफरेंट मसल ग्रुप्स और एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सर्किट ट्रेनिंग होता है, इसमें हम अलग अलग जगहों पे अपने स्टेशंस बनाते हैं। जैसे कि मानो कि आपके पास 6 बच्चे हैं, ठीक है, आपको उन 6 बच्चों को एक साथ एक्सरसाइज करानी, तो एक स्टेशन यहाँ बनाया, एक स्टेशन यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपने डिसाइड कर दिया कि पहले स्टेशन पे आपको करनी है पुशअप्स, ठीक है, दूसरे स्टेशन पे आपको करने हैं स्क्वाट्स, तीसरे स्टेशन पे आपको करना है एब्स की एक्सरसाइज, क्रंचेस, थर्ड पे आप फोर्थ पे आपको करना है प्लैंक, ठीक है, इस पे आपको करना है रोप स्किपिंग, ठीक है, रोप स्किपिंग, और लास्ट वाले पे आपको करना है जंपिंग जैक्स। अब ये क्या किया आपने, ये पूरा एक सर्किट बना दिया 6 स्टेशंस का, जहां पे 6 अलग अलग बच्चे अलग अलग टाइम पे एक्सरसाइज करेंगे। 30 सेकंड का आपने बोला कि 30 सेकंड तक सब एक्सरसाइज करेंगे, तो पहला बच्चा 30 सेकंड यहाँ पे किया, दूसरे ने यहाँ पे किया, अपनी अपनी जगह पे स्टार्ट किया। जैसे ही 30 सेकंड्स हुए, आपने 20 सेकंड का रेस्ट दिया, और यहाँ पे पहला बच्चा दूसरे स्टेशन पे आ जाएगा, दूसरा बच्चा थर्ड स्टेशन पे चला जाएगा, थर्ड वाला फोर्थ, फोर्थ वाला फिफ्थ, फिफ्थ वाला सिक्स्थ, और सिक्स्थ वाला फर्स्ट स्टेशन पे आ जाएगा, और ये मूव करता रहेगा जब तक कि सारे बच्चे एक एक बार स्टेशन पे एक्सरसाइज नहीं कर लेते। यही आपका सर्किट ट्रेनिंग कहलाता है। अब ये बनाने में देखो क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कभी भी कोशिश करनी है कि एक स्टेशन पे आपने जो मसल ग्रुप यूज किया है वही मसल ग्रुप आप दूसरे स्टेशन पे यूज नहीं करोगे। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे बनाया, पहले मैं पुशअप्स बनाया जो आपके हैंड की एक्सरसाइज हो गई, शोल्डर की हो गई, सेकंड में हम सीधे लेग की स्ट्रेंथ पे चले गए, फिर यहाँ पे हैंड्स और लेग्स हो गया, तो अब एब्डोमेन पे चले गए। यानी कि एक मसल ग्रुप को अगले स्टेशन पे आपको यूज नहीं करना, आपको उस मसल ग्रुप को रेस्ट देना है, ठीक है। नहीं चलो अब देखो, स्टेशन 1 वार्म अप हो गया जॉगिंग या स्किपिंग के साथ, तो आपने ये कर दिया, ठीक है। स्टेशन 2 पे पुशअप्स हो गया जिसमें आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा दी, ठीक है, जो मैंने आपको अभी ऊपर समझा दिया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। स्टेशन 3 में लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ की आपने कोई एक्सरसाइज करा ली, क्वाड्रिसेप्स पे फोकस करा दिया, हैमस्ट्रिंग या ग्लूट्स को करा दिया। स्टेशन 4 पे आपने कोर की एक्सरसाइज करा दी। स्टेशन 5 में आपने जंपिंग जैक्स यानी कि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए करा दिया, और स्टेशन 6 पे आपने लंजेस करा दी, जहां पे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और बैलेंस की बात हो रही है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे लोअर बॉडी स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे है, और फिर इसके सीधे 6 स्टेशन पे आया, तो आप यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज आप सर्किट ट्रेनिंग के बारे में और लिख सकते हो कि इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने में, ठीक है। मेन फोकस इसका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के ऊपर होता है कि स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी एंड्योरेंस वाला जो पार्ट है वो भी आपका ट्रेन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टेशंस बना सकते हो। ध्यान क्या रखना है बस कि एक्सरसाइज का नाम लिखो, उस एक्सरसाइज का मसल ग्रुप लिख दो, और आपको कोशिश करनी है कि 2 स्टेशन तक एटलीस्ट वो मसल ग्रुप वापस से यूज ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा थक जाएगा और फिर फटीग की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। चलो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। राइट इन डिटेल द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट रिकमेंडेड फॉर द एज ग्रुप ऑफ 8 to 5 ईयर्स इन साई खेलो इंडिया। तो साई खेलो इंडिया के अंदर ये आपका टेस्ट होता है, आप इमेज देख सकते हो, ये आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है और ये आपका प्लेट टैपिंग टेस्ट है। तो इसी के प्रोसीजर के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं आपके, जिनको हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टैपिंग टेस्ट आपका बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए होता है, ठीक है, 5 से 8 साल के बच्चों के लिए। प्रोसीजर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इमेज देख के आप समझ जाओगे और अच्छी तरीके से। स्टैंड ऑन द बीम होल्डिंग द इंस्ट्रक्टर्स हैंड इफ नीडेड, बैलेंस ऑन द प्रेफर्ड लेग व्हाइल फ्लेक्सिंग द फ्री लेग एट द नी एंड होल्डिंग फुट क्लोज टू द बटक्स। तो वहां यहाँ पे भी देखो सेम चीज है, एक पैर पे देखो यहाँ पे इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या बोला इन्होंने ऑब्जेक्ट को, इन्होंने बोला बीम, ठीक है। तो बीम के ऊपर ही खड़ा है और देखो इन्होंने फुट को होल्ड करके रखा है अपने बटक्स के पास, जो दूसरा फुट है। स्टार्ट द स्टॉप वॉच व्हेन द इंस्ट्रक्टर लेट्स गो ऑफ द पार्टिसिपेंट। जैसे ही जो आपका सपोर्ट किए हुए थे आपके जो इंस्ट्रक्टर थे, जैसे ही छोड़ेंगे स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी। पॉज द टाइमर ईच टाइम बैलेंस इज लॉस्ट। जितनी बार आप गिरोगे स्टॉप वॉच को रोक दोगे। फॉलिंग ऑफ द बीम और रिलीजिंग द हेल्ड फुट देन रिज्यूम टाइमिंग। और जैसे आप वापस आओ तो रिज्यूम कर दो। काउंट द नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितनी बार आप गिरे हो वो आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इफ मोर देन 15 फॉल्स अकर इन द फर्स्ट 30 सेकंड्स द टेस्ट इज टर्मिनेटेड। अगर शुरू के 30 सेकंड में 15 बार आप गिर जाओगे तो टेस्ट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग कैसे है,
टोटल नंबर ऑफ फॉल्स और लॉस ऑफ बैलेंस इन 60 सेकंड्स रिकॉर्ड हो जाएगा। 60 सेकंड में आप कितनी बार आपका बैलेंस खोया अब वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और 15 बार अगर आप 30 सेकंड में गिर गए शुरू में तो फिर आपका यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि टेस्ट को वहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लेट टैपिंग है, इसका भी प्रोसीजर आप पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल सा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये जो आपका लास्ट ईयर का पेपर है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में जो लेवल है क्वेश्चंस का वो कैसा है। और इन चीज़ों को आप अगर यहाँ पे पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से 50% या 60% आपको जो पेपर है वो रिपीट होता ही है। टर्म्स जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो सब कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इन यूनिट्स को और बेहतर पढ़ने के लिए, जैसे कि मैंने आपको ये वाला एक यूनिट दिखाया था, ये न्यूट्रिशन वाला यूनिट है, हमारा यूनिट 5 का पहला वाला पार्ट है ये। तो यहाँ पे हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो इसको आप वहाँ पे हमारे वीडियोस में देख सकते हो, और ऐसे ही हर टॉपिक के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट है या फीडबैक है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, ताकि मैं और जो ईयर के पेपर्स हैं उनके पे भी काम करना शुरू करूँ। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।